हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सचिन जाखड़ और आज हम बात करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेट थ्योरी। थोड़ा सा अपना हाइपरबोला बचा है, उस हाइपरबोला को कवर करके देन वी विल मूव टू सेट थ्योरी। ठीक है। नाउ एक्स्ट्रा या रिकॉर्डेड लेक्चर देने का जो लॉजिक है दैट इज वेरी सिंपल। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से एक दिन का हमारा लैग आ चुका है लेक्चर प्लानर में, तो उस लैग को कंपनसेट करना है। और दूसरा, कल जो आपका टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में हाइपरबोला और सेट थ्योरी के भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपसे कोई भी सवाल गलत ना हो, तो इससे पहले आपको पढ़ा दिया जाए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विद सर आज का गोल क्या क्या है। टेंजेंट, नॉर्मल, एसिम्प्टोट्स, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, और उसके बाद में हम लोग सेट थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप एंड बिलीव आपने सॉल्व कर लिया होगा। नाउ ये वाला लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो इसका एक फायदा ये है कि जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आए पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, उस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना और फिर अपना आंसर जो है वो मेरे साथ मैच कीजिएगा प्लीज। चलिए, ए हाइपरबोला हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,2 एंड हैज ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 4 अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसमें सारी चीजें उसने लगभग क्लियर कर दी हैं कि ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है इसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस है और ओरिजिन उसका सेंटर है। तो ऑब्वियसली सर हाइपरबोला जो है वो ऐसा बनेगा। हमें एक पॉइंट दिया गया दैट इज 4,2 जिससे वो पास कर रहा है। ठीक है। और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 4 यूनिट्स। समझ गए? तो ये वाली जो यूनिट आधी हो जाएगी इसकी दैट इज 2, ये भी 2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना। अगर मैं हाइपरबोला की इक्वेशन की बात करता हूं तो इक्वेशन है स्टैंडर्ड वाली, बिकॉज ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ गिवन है 4, इसका मतलब आपको 2a बराबर 4 दे रखा है। a की वैल्यू जो है दैट इज नथिंग बट 2। तो यहां पर a को 2 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। नाउ b की वैल्यू निकालने के लिए उसने एक कंडीशन दी है कि ये हाइपरबोला 4,2 पॉइंट से पास करता है। तो इसको 4,2 से आप पास करवाएं, x की जगह 4, y की जगह 2 रखें और b स्क्वायर की वैल्यू बताएं। तो यहां पे 4 रखूंगा, उसका स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर, या फिर y की वैल्यू है 2 तो दैट इज 4 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। देखते रहना सर, ये हो जाएगा 4 और 4 माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस टर्म को इधर और इस टर्म को इधर लेके जाओगे दैट इज 4 माइनस 1 बराबर 4 अपॉन बी स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? सर ये 3 इधर डिनोमिनेटर में, बी स्क्वायर ऊपर, तो 4 अपॉन 3 जो है वो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ जैसा कि आपसे पूछा गया है, बताइए एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला। तो बेटा इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है 1 माइनस, जिसके आगे नेगेटिव साइन है उसका डिनोमिनेटर ऊपर और ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, हाँ है ना। तो 1 माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर? सर बी स्क्वायर की ही वैल्यू 4/3 है। इसका फिर से स्क्वायर मत कर देना बिकॉज ये बी नहीं है, ये बी स्क्वायर है। और ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ए का स्क्वायर विल बी 4। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1/3। तो फाइनली सर ये लिखा हुआ है 2/3। अच्छा, माइनस साइन वाला गलत बोल दिया है मैंने, ये इलिप्स के हिसाब से लिख दिया। सर एसेंट्रिसिटी में यहां पर क्या आएगा? प्लस। यहां पर क्या आएगा बेटा? प्लस। और अगर ये प्लस आएगा तो ये कितना लिखा हुआ है? दिस इज 3 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 4/3। ठीक है, 1 प्लस 1/3 इज 4/3। तो ये ई स्क्वायर की वैल्यू है। व्हाट अबाउट ई? एसेंट्रिसिटी कितनी है? सर दैट इज 2/√3। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई बेटा 2/√3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई होगी और बहुत ही आसान सा सवाल जेईई मेंस 2019 का। नाउ जी, जैसा कि मैंने आपको वहां समझाया था ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सेम यहां पर भी ऑक्सिलरी सर्कल होता है। ऑक्सिलरी सर्कल किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सर्कल जिसका सेम सेंटर हो, वही सेंटर हो जो हाइपरबोला का है, सेम सेंटर एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायामीटर। जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको आप कैसे मान लो? डायामीटर की तरह मान लो। तो ऑक्सिलरी सर्कल की अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछता हूं तो सेंटर तो जी इसका 0 0 हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस की पूरी लेंथ 2a,
तो ये इतनी लेंथ क्या हो जाएगी, दैट इज a। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है जी। नाउ ऑक्सिलरी सर्कल का दोनों ही जगह जो रूल है या फिर जो यूज है वो ये है कि हमें ये पैरामेट्रिक पॉइंट मानने के काम आता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ऑल्दो मैं आपको फाइनली एक रिजल्ट लिखवाऊंगा जिससे आपका काम चल जाएगा, बट फिर भी समझ लीजिए। ये एक सर्कल है, इस पे अगर आपको कोई पॉइंट मानना हो, ये एक सर्कल है जिस पे अगर आपको कोई पॉइंट मानना हो, तो सर्कल पे पॉइंट मानना सिखा रखा है सर, दैट इज a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ठीक है जी, हाँ है ना। अब इस पे एक पॉइंट माना और ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। और किसी पॉइंट पे किसी सर्कल पे टेंजेंट खींचनी हो तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि t1 बराबर 0, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाकर हम ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। टेंजेंट जहां पर जाकर x एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट निकालो। इमेजिन कीजिए मेरी बात जो मैं आपको बोल रहा हूं कि टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, उसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दे। y की वैल्यू 0 पुट करने का मतलब होता है आप x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो। तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज नथिंग बट ये आएगा a sec थीटा कॉमा 0। अब आप एक काम करें, यहां से हाइपरबोला की तरफ मूव करें, वर्टिकली ऊपर चले जाओ इसके, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला पॉइंट। और सिंस हाइपरबोला स्टैंडर्ड वाला है, कौन से वाला, स्टैंडर्ड वाला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब आप वर्टिकली ऊपर मूव करोगे तो सर जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सर व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? तो इस पॉइंट का अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता है और ये पॉइंट कर्व के ऊपर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट उठा के इसमें रखो, और जैसे ही आप वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो आपको पता चलेगा, वो आ रहा है बी सेक थीटा। समझ में आया? तो आप फाइनली ऐसा बोल सकते हैं कि एनी पॉइंट ऑन दिस, इस पे कोई भी पॉइंट मानना हो, एनी पॉइंट ऑन या एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला पे आपको कोई भी पॉइंट मानना हो तो आप क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। ठीक है जी, हाँ या ना? नाउ अगर हाइपरबोला दूसरे वाला हो तो कॉन्जुगेट टाइप्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1। तो इसके ऊपर जो पॉइंट माना जाता है वो होता है पॉइंट P, जगह बदल दीजिए, दैट इज tan थीटा और sec थीटा की, तो ये आ जाएगा a tan थीटा और a tan थीटा कॉमा b sec थीटा। ठीक है, अब जिस जिसको डाउट है वो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं किस तरीके से, कि आप इन पॉइंट्स को वापस इसमें रख के देखिए। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप क्या करो, वापस रख के देखो, ये वाला पॉइंट इसमें रख के देखो सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसमें रख के देखो सेटिस्फाई करेगा। तो सर आज के बाद कभी भी हमें किसी हाइपरबोला पर पॉइंट मानना हो तो हम ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इलिप्स सर्कल पे पॉइंट क्या था बेटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। इलिप्स पे पॉइंट क्या था, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। हाइपरबोला पर पॉइंट क्या निकल के आया, सर पॉइंट निकल के आया ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। समझ में आया? एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड एसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला whose parametric equation whose parametric equation whose parametric equation is this, क्या है, x बराबर 2 sec थीटा एंड y बराबर 3 tan थीटा। उसकी एसेंट्रिसिटी बता दो उस हाइपरबोला की जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ये है। नाउ इसको आप ऐसे समझें कि जब आपको ऐसे कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन दी जाती है तो आपको क्या करना होता है, पैरामीटर को गायब करना होता है। पैरामीटर से मेरा मतलब है थीटा इज पैरामीटर हेयर, थीटा को आप पैरामीटर बोल सकते हो। ठीक है, थीटा को आप क्या बोल सकते हो, पैरामीटर बोल सकते हो, या फिर इसको दूसरी भाषा में या फिर इसका ओरिजिनल नाम आप एसेंट्रिक एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है जी, समझ में आया? ये क्या है बेटा, एसेंट्रिक एंगल है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो सर क्या करना होता है वो समझाइए आप। तो आप क्या करें, यहां से थीटा को गायब करो। थीटा को गायब करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं, सेक थीटा की वैल्यू निकाल, कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी x/2। फिर एक काम कर, टेन थीटा की वैल्यू निकाल, वो कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी y/3। नाउ गायब करने के लिए आप इन दोनों की वैल्यू, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें पुट कर दो। एक सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसमें सेक थीटा और टेन थीटा आता है वो ये वाली है, पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
जैसे ही मैं सेक थीटा की जगह, हेलो हेलो, एकदम सामने देखते रहना भाई, ठीक है, सेक थीटा की जगह x/2 पुट करूंगा, टेन थीटा की जगह y/3 पुट करूंगा, और मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो मुझे ये हाइपरबोला की इक्वेशन दिखाई देने लगी ये। और अब अगर वो इसकी एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है तो इसकी एसेंट्रिसिटी इज 1 प्लस b square, that is 9 upon a square, that is 4, this is 13 upon 4, एसेंट्रिसिटी आप बोल सकते हो that is √13 upon 2। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन देने का मतलब है उसने वो पॉइंट दिया है कर्व के ऊपर, वहां से आप कर्व की इक्वेशन निकालोगे, थीटा को गायब करके ऐसे, फिर एसेंट्रिसिटी बता दोगे, मेजर एक्सिस की, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, ये सब चीजें भी आप बता सकते हैं। नाउ अगली जो कहानी है, नाउ इसमें फिर से वही, ठीक है, फिर से वही का क्या मतलब है कि एक हाइपरबोला और एक लाइन के बीच में कितने केस हो सकते हैं सर? 3 पॉसिबल केस हो सकते हैं। कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं? 3 पॉसिबल केस, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो, या फिर टचिंग हो, या फिर वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। वापस जैसा आपने इलिप्स में किया, जैसा आपने पैराबोला में किया, वैसा ही आप हाइपरबोला में कर रहे हो, ठीक है जी। क्या करना है? y बराबर mx प्लस सी लाइन की इक्वेशन मान लीजिए, और हाइपरबोला की इक्वेशन इस बार आपको पता ही है, सुनते जाना क्योंकि ये चीज बता रखी है। इन दोनों को सॉल्व करो, यहां से आप क्वाड्रेटिक इन x बनाइए, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब लाइन टच करेगी हाइपरबोला को, वो कंडीशन लगाइए, दैट इज d बराबर 0। जैसे ही आप d को 0 करोगे आपको पता चलेगा यहां से आपके पास c की वैल्यू आ गई। जैसे ही आपके पास c की वैल्यू आई, वो c की वैल्यू वापस यहां रखो, और यहां रखने पर ये जो लाइन की इक्वेशन बनेगी ये हाइपरबोला पे हमेशा क्या हो जाएगी? टेंजेंट, क्योंकि हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई है। सेम, बस इक्वेशन बदली है, प्रोसीजर एकदम सेम है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो आप सुनते जाना, अगर हाइपरबोला ये वाला हो तो इस पे टेंजेंट ऑफ स्लोप m ये वाली होती है। यहां पर आप बोल सकते हो कि रिजल्ट जो हमने इलिप्स के लिए याद किया वही रिजल्ट हमें हाइपरबोला के लिए भी काम आ जा रहा है। कैसे? इलिप्स के लिए था mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे प्लस बी स्क्वायर था, अब की बार यहां पर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो वहां पे प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखोगे तो ये हो गया। अगर हाइपरबोला ये वाला हो, दैट मींस y एक्सिस के अलोंग वाला हो। किसके अलोंग वाला हो बेटा? y एक्सिस के अलोंग वाला। तो यहां चेंजेस देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पर चेंजेस देखिए ध्यान से क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया, अंदर पलट गया ये, ठीक है जी। हाँ, और ये वाला हाइपरबोला हो मतलब सर शिफ्टेड, शिफ्टेड समझते हो ना, जिसका सेंटर शिफ्ट कर दिया जाए पॉइंट अल्फा बीटा पर, तो यहां से यहां जाते वक्त x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा, पहले भी बता रखा हूं। सेम चेंजेस आप यहां कर दीजिए, y की जगह y माइनस बीटा, x की जगह x माइनस अल्फा। और नो नीड टू से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारी बातें क्या करनी है? मेमोराइज। और मेरे ख्याल से आप मेमोराइज कर लेते हैं बातों को जो जो मैं बताता हूं, क्योंकि सर सवाल सीधे सीधे इस पे उठकर आते हैं। जिसको पता होगा बहुत आसानी से जवाब बता पाएगा। नाउ अब अगर मैं एक छोटी सी चीज की और बात करूं, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल? डायरेक्टर सर्कल होता है सर लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल सर्कल होता है, पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स होती है, इलिप्स के केस में फिर से सर्कल होता है। वैसे ही अगर आपके पास हाइपरबोला ये वाला है, एच बी का मतलब है हाइपरबोला, तो अगर इक्वेशन ये वाली है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो इसमें जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आती है दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन याद है क्या? हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था। इसी में ही छोटा सा बदलाव करना है, और वो बदलाव आप जानते हैं क्या करना है। वो बदलाव करने के बाद में डायरेक्टली आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल आ जाएगी। क्या बदलाव किया मैंने? इसमें बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दिया, बस और कुछ नहीं। कोई परेशानी है किसी को? हाँ है ना। नाउ जैसा कि आप यहां जानते हैं, हाइपरबोला में मैं पहले भी बता चुका हूं, छोटे बड़े का कोई केस नहीं होता, ठीक है, हाँ है ना। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ए जो है वो बी से बड़ा भी हो सकता है, ए जो है वो बी से छोटा भी हो सकता है, और ए और जो बी है वो बराबर भी हो सकते हैं, है ना। हाँ, ए और बी यहाँ पे बराबर हो सकते हैं। इलिप्स में ए और बी बराबर नहीं होते, बिकॉज ए और बी बराबर करने के बाद में इलिप्स जो है वो सर्कल बन जाता है। जबकि सर हाइपरबोला में कोई परेशानी नहीं है, दिस इज परफेक्टली फाइन। मैंने कहा ठीक है भाई। अब एक बात बता, अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है।
अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ये वाली चीज क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर ए जो है वो बी से बड़ा हुआ, अगर ये वाली चीज आएगी नेगेटिव अगर ए जो है वो बी से छोटा हुआ, और ये वाली चीज आ जाएगी 0 अगर ए और बी बराबर हुए तो। ठीक है, तो आप यहां पर हाइपरबोला में ये नहीं बोलेंगे कि डायरेक्टर सर्कल हमेशा एग्जिस्ट करता ही है, ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर मान लो हाइपरबोला है ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1, तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल है डीसी, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 5। सर बिल्कुल सही डायरेक्टर सर्कल आ रहा है, बट अगर सर हाइपरबोला ये वाला हो जाए तो इस केस में जब आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको इक्वेशन में एक गड़बड़ दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं जीडीबीडी, दैट इज गड़बड़। क्या है सर, 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5 आएगा, और इसको बोलते हैं नो डायरेक्टर सर्कल। क्यों, लेफ्ट साइड में दो स्क्वायर्स का एडिशन लिखा है, स्क्वायर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ने पर पॉजिटिव जवाब आना चाहिए, समझ में आया, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो इसमें बोलते हैं नो रियल डायरेक्टर सर्कल, नो रियल डायरेक्टर सर्कल। इस केस में कोई डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर मान लो हाइपरबोला ये वाला हो जिसका एक स्पेशल नाम होता है, उस नाम पे अभी आएंगे, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, और इसका मतलब है ये तभी हो सकता है जब x 0 हो y 0 हो, तो यहां से हमारे पास निकल के आया एक पॉइंट। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम मुझे 0 चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक्स भी 0 होना चाहिए, वाई भी 0 होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ गए आप, ये तीनों केसेस एकदम क्लियर होनी चाहिए। और डायरेक्टर सर्कल होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, आई होप एंड बिलीव समझ में आती है बात। फिर मन ही मन में सर एक डाउट ये वाला भी आया कि अगर मान लो सर डायरेक्ट हाइपरबोला ये वाला हो तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन बस थोड़ी सी पलटेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अब की बार आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे। अब की बार आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर यहां -1 है तो। ठीक है, इसमें भी सेम सिचुएशन है, अगर बी ए से बड़ा हुआ तो आएगा डायरेक्टर सर्कल, बी ए के बराबर हुआ तो एक पॉइंट आएगा, और अगर बी ए से छोटा हुआ तो कोई डायरेक्टर सर्कल नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए, आई होप एंड बिलीव दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए एक सवाल आपके सामने ये रहा, टेंजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस पर सवाल आते हैं, और जैसा कि सर ये रहा आपके सामने सवाल, बोल रहा है लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट पॉइंट x1 y1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर। मैं आपको कहानी समझा देता हूं, अगर मैं डायग्राम की बात आपको करूं तो डायग्राम आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये हाइपरबोला आप जान पा रहे हो कि किसके अलोंग बनेगा, सर ये बनेगा x एक्सिस को कट करता हुआ। ठीक है, जो लाइन आपको दी गई है वो लाइन दैट इज नथिंग बट y बराबर 2x। नो नीड टू से, बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि पहले वीडियो को पॉज करें और अपना सॉल्यूशन लिखें। सर ये लिखी हुई y बराबर 2x मतलब जो इसका स्लोप है वो है 2। ठीक है, हमें एक लाइन दी गई, हमें एक लाइन दी गई जो ओरिजिन से पास करती है, वो बोल रहा है कि ये टेंजेंट नहीं है, ये कैसे टेंजेंट हो सकती है, तो ओरिजिन से गुजर रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनना मेरी बात, इसके पैरेलल एक लाइन है जो टेंजेंट है, इसके पैरेलल एक लाइन है जो टेंजेंट है, पैरेलल मतलब सेम स्लोप की। ठीक है, वो जो लाइन है वो क्या है, सेम स्लोप की है। अच्छा, पैरेलल सिर्फ इस तरफ नहीं उस तरफ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो सकती है, आप संभाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो भैया अगर इसका स्लोप 2 है तो पक्का इसका भी स्लोप 2 होगा। अच्छा, उसने बोला कि जो लाइन पैरेलल इसके टेंजेंट है इस हाइपरबोला पर, वो पॉइंट P x1, y1 पे टच करती है। ठीक है, इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब कि हाइपरबोला को इस पॉइंट पे टच करेगी। x1 y1 पता करो, यहां पुट करो और आंसर मैच करो। क्या मेरी बात समझ गए? तो सबसे पहले आप क्या करो, मुझे आप बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप 2, जिसका स्लोप जो है वो 2 हो। और ये वाली बात वही इंसान बता पाएगा जिसने फॉर्मूला जो है वो याद कर लिया। सर ये रही, अगर ये हाइपरबोला है तो इस पे स्लोप 2 वाली टेंजेंट यहां से लिखी जाएगी, हाइपरबोला वाला ये होता तो स्लोप 2 वाली टेंजेंट यहां से लिखते। अब मैं ये यूज कर रहा हूं, m2 है स्लोप,
ए बी आपको सवाल से पता चलेंगे। चलिए जी क्या होती है भैया इक्वेशन, जल्दी से बताना सर। वो होती है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आप लोगों को इक्वेशन से दिखाई दे रहा है क्या कि ए स्क्वायर जो है वो तो 4 है और बी स्क्वायर जो है वो 2 है। चलिए पुट करते हैं। तो सर y बराबर m की वैल्यू भी 2 ही है बेटा, ठीक है सर। ए स्क्वायर है 4, एम स्क्वायर भी 4, ए स्क्वायर है 4, एम का स्क्वायर भी 4 माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2, ठीक है। हाँ बी स्क्वायर ही 2 है, ध्यान रखना इसका, एक बार और मत स्क्वायर कर देना। सर ये आ गया ये 16, 16 माइनस 2 दैट इज 14, ठीक है जी। हाँ है ना, प्लस साइन लो या माइनस साइन लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी है। बट सर सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। मैंने कहा बिल्कुल सही, तो फिर क्या करना चाहिए वो बताइए। सर आपको अगर पॉइंट x1 y1 निकालना है, यहां से आप एक नई चीज भी सीख सकते हैं, और ये चीज सारे कोनिक्स के लिए वैलिड है, सर्कल के लिए, एलिप्स के लिए, पैराबोला के लिए। सर मतलब आप क्या सिखा रहे हो कि कोई भी लाइन जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी हो, इसकी इक्वेशन आपको पता है, ये कौन से पॉइंट पे टच करेगी, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का तरीका। इक्वेशन मैंने आपको दे दी, मैं पूछ रहा हूं कि ये लाइन बताओ कहां टच करेगी, तो वो मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान सुनना, तरीका क्या है, तरीका बड़ा आसान सा है। अब आप इस इक्वेशन की, इस लाइन जो कि टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन फिर से लिखें, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P। x1 y1 पर आप अपने हिसाब से टेंजेंट लिखें। अपने हिसाब से मतलब कि आपको पॉइंट कर्व के ऊपर दे रखा है और मैं वहां पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा हूं। सर दैट इज वेरी सिंपल। मैंने पूछा कैसे, बोलेगी सर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी सिखाई है आपने। तो भैया ये रहा पॉइंट, ये रहा कर्व, बताना जरा कितना आ जाएगा। सर ये आ जाएगा x x1 अपॉन 4, कैसे, एक्स स्क्वायर की जगह x x1 माइनस y y1 अपॉन 2 बराबर 1। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर, ये हमारे हिसाब से टेंजेंट, ये सवाल में दी हुई टेंजेंट स्लोप 2 वाली। सर हमारे हिसाब और उसका हिसाब बराबर होना चाहिए, चलिए बराबर कर देते हैं। कैसे करेंगे ध्यान रखना। अच्छा इनमें से कोई एक साइन ले लो, कोई बोले सर मैं तो नेगेटिव वाला लूंगा, तो तेरी इच्छा है बेटा। कोई बोले मैं पॉजिटिव वाला लूंगा, तो जिसको ये डाउट है कि मैं तो पॉजिटिव वाला साइन लूंगा या नेगेटिव वाला साइन लूंगा, तो वो इंसान खुद इसमें डील कर सकता है। अब इसको और इसको मैं क्या करने वाला हूं, कंपेयर। और जैसा कि आप हमें पहले भी बता चुके हो, सीधा सीधा कंपेयर नहीं होता, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उस तरीके से लिखो, फिर कंपेयर करो, x1 y1 आपको पता चल जाएंगे। सर उसमें राइट साइड में एक जगह 1 है और x और y की टर्म एक तरफ है, तो वही काम मैंने यहाँ किया। मैं माइनस 2x को लेफ्ट में लेके गया, माइनस 2x प्लस वाई बराबर सर ये लिखा हुआ है √14, है ना, ये क्या लिखा हुआ है √14, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को √14 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस, इनफैक्ट माइनस 2x अपॉन √14 प्लस y अपॉन √14 बराबर 1। अब सभी लोग समझ गए होंगे कि मैंने ये ऐसा क्यों लिखा। मैंने ये ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैं दोनों को अब कंपेयर करने वाला हूं। जैसे ही मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, जैसे ही मैं इन दोनों को क्या करता हूं, कंपेयर, मुझे x1 y1 सीधे सीधे दिखाई देने लगते हैं। सर आप एक बार बताओ, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, -2 अपॉन √14। ध्यान सुनना बेटा, यहां पर x का कोफिशिएंट -2 अपॉन √14, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है सर, दैट इज x1 अपॉन 4। जल्दी से बराबर कर दो। एंड दूसरी चीज, y का कोफिशिएंट यहां कितना है, 1 अपॉन √14। सर यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है, -y1 अपॉन 2। यहां से x1 y1 बता दो, बस कुछ नहीं है। सर यहां से जो आपके पास x1 आ रहा है दैट इज -8 अपॉन √14 बेटा, ठीक है जी, ये इधर गया। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि y1 कितना आ रहा है, तो y1 आ रहा है, 2 को उधर भेज, नेगेटिव साइन भी भेज, -2 अपॉन √14, ठीक है। अब आपसे जो वैल्यू पूछी है उस वैल्यू को आप बहुत अच्छे से तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, x1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेगा 4, सॉरी इसका स्क्वायर करेगा, ये आ जाएगा 64 अपॉन 14, सुन तो जाना आराम आराम से, प्लस 5 इंटू y1 का स्क्वायर, y1 कहां है, ये रहा, इसका स्क्वायर कर, दैट इज 4 अपॉन 14। समझ में आया, इसका स्क्वायर, √14 का स्क्वायर 14 होता है, बिल्कुल सही। ये बता दे कितना हो जाएगा
सर ये लिखा हुआ है 20, देखो 64 प्लस 20 84 हो गया, है ना। अगर ये 84 हो गया तो ये लिखा हुआ है 84/14। तो मेरे ख्याल से सबको दिखाई दे रहा होगा 84/14 कितने के बराबर होता है सर? 6 के बराबर होता है, क्योंकि 14 इंटू 6, है ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन एकदम सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज ये जो आ रहा है दिस इज 6। तो जवाब तो इंपॉर्टेंट है ही है, एक प्रोसेस हमने नहीं निकाली। पहले हमने स्लोप 2 वाली टेंजेंट लिखी और वो बोल रहा था कि ये कौन से पॉइंट पे टच करेगी। तो सर इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं करना होता, एक तरीके से आप टेंजेंट लिख लो स्लोप फॉर्म में, और एक और तरीके से टेंजेंट लिख लो जब पॉइंट उस कर्व के ऊपर हो। दोनों को कंपेयर करो, तुरंत आपको पॉइंट मिल जाता है। तुरंत आपको क्या मिल जाता है? पॉइंट। ये चीज ध्यान रखिएगा, यही सेम सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में वैलिड है। चलिए जी, अगली इक्वेशन आप जानते हैं भली भांति, दैट इज टेंजेंट पढ़ने के बाद में हम लोग बात करते हैं नॉर्मल की। टेंजेंट, और सर ये वाली लाइन क्या है? दिस इज नॉर्मल। कैसे सर? नॉर्मल की डेफिनेशन क्या बताई थी आपने? कि एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और उसी पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट x1, y1। सुनते जाना आराम आराम से। पॉइंट x1, y1 पर खींची गई टेंजेंट, सॉरी, नॉर्मल की इक्वेशन ये वाली है। अब कोई बच्चा अगर दिमाग में थोड़ा जोर डाल रहा है कि सर ये कहां से आई, हमें बताइए जरा, तो बेटा मैंने इलिप्स पे तुझे x1, y1 पर टेंजेंट खींचनी सिखाई थी। सेम प्रोसीजर, आई एम नॉट सेइंग कि सेम रिजल्ट, सेम प्रोसीजर फॉलो कर, यहां पहुंच जाएगा। इनफैक्ट उसकी जो इक्वेशन आई थी उसी में ही बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख, यही आ जाता है, देख लेना। ठीक है, नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है कि जो x1, y1 है, ठीक है, यहां से यहां जाते वक्त आपने क्या किया है, x1 की जगह, ठीक है, अच्छा ये हाइपरबोला चाहे कैसा भी हो, चाहे x एक्सिस के अलोंग हो चाहे y एक्सिस के अलोंग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए बराबर है। x1 की जगह a sec थीटा रख दे और y1 की जगह b tan थीटा रख दे, क्योंकि अभी आप पैरामेट्रिक फॉर्म जानना चाह रहे हो, तो जो पॉइंट x1, y1 यहां पर माने हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म में मानिए, थीटा के टर्म्स में मानिए, तो ये यहां रखोगे तो यही चीज दिखाई देगी आपको। ठीक है, और यहां से यहां आते वक्त ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये दूसरे वाले हाइपरबोला के लिए है, जिसमें आप x1 की जगह a tan थीटा और y1 की जगह b sec थीटा रखते हो। ठीक है, और ये हम किस में रखते हैं? वो जो y एक्सिस के अलॉन्ग हाइपरबोला बनता है। ये वाली इक्वेशन दोनों हाइपरबोलाज के लिए ट्रू है, x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग, और ये वाली इक्वेशन सिर्फ x एक्सिस वाले के लिए, बिकॉज ये पॉइंट x एक्सिस पर वाले के लिए होता है, और ये वाली इक्वेशन y एक्सिस वाले के लिए। जब मैं ये x एक्सिस वाला और y एक्सिस वाला बोल रहा हूं तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, ये वो हाइपरबोला है या उसके लिए नॉर्मल है जो x एक्सिस को कट करेगा, ये उसके लिए नॉर्मल है जो y एक्सिस को कट करेगा। समझ गए होंगे शायद आप। चलिए जी, उसके बाद में अगर मैं आपको अगली स्टोरी सुनाना चाहूं, टेंजेंट नॉर्मल के बाद में यहां पर जो एक नई चीज हमारे सामने निकल के आती है जो इलिप्स, सर्कल, पैराबोला में नहीं थी, दैट इज एजिम्पटोट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको एजिम्पटोट्स, पहले तो स्पेलिंग ही सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। ठीक है, हाँ, पी इज साइलेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एजिम्पटोट्स, एजिम्पटोट्स, हाँ, पी नहीं बोला जाता। ठीक है सर, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, द लाइन which touches the curve at infinity, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कर्व को जाकर इन्फिनिटी पे टच करे। ठीक है, एजिम्पटोट ऐसा नहीं है सिर्फ हाइपरबोला में होती है, बहुत सारी जगह भी होती है। जैसे आपने कोई भी ग्राफ इमेजिन करो, ठीक है, लॉग का ग्राफ या e की पावर x का ग्राफ, आपने ऐसा बनाते हैं हम, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है। अब जितने लोगों को पता है अच्छी बात है, वरना आप इस ग्राफ को e की पावर x का ना बोल के कोई भी रैंडम ग्राफ बोल दीजिए। ना ये जो कर्व है ये ऐसे बनाने का मतलब है कि ये दोनों आपस में टच करेंगे, कहां पर जाकर? इन्फिनिटी पर। तो ये कर्व को ये वाली लाइन कहां टच करने की कोशिश कर रही है? सर माइनस इन्फिनिटी पर। तो ये लाइन इसकी क्या कहलाएगी? सर ये एजिम्पटोट कहलाएगी, है ना, क्या कहलाएगी? एजिम्पटोट। तो ये जो है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एजिम्पटोट। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, क्या करना है सर? बहुत सिंपल सी कहानी है। जब आप हाइपरबोला बनाते हो ना,
तो हाइपरबोला ऐसा नहीं है कि वो कैसे भी बन जाता है। दो लाइंस हम खींचते हैं, दो डॉटेड लाइंस खींच लो। हाँ, अब मैं आपको इन डेप्थ स्टोरी समझा रहा हूं। दिस इज एजिम्टोट 1, दिस इज एजिम्टोट 2। जो हाइपरबोला की जो कर्व बनता है वो ऐसा बनता है बेटा, ठीक है। ये यहां पर नहीं टच करेगा, ऐसे समझते हैं हम कि इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। सिमिलरली सर ये, ठीक है जी, आया ना, कोई परेशानी है? नो सर। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। अब सर ये एसिम्प्टोट तो चलो डेफिनेशन वाइज तो हमें समझ में आ गई क्या बला है, इनकी इक्वेशन क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है वो देखते हैं फटाफट, ध्यान सुनना। आया ना, अगर हाइपरबोला की इक्वेशन है ये वाली, सुनते जाना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो एसिम्प्टोट की जो इक्वेशन होगी, एक लाइन तो आपको ये दिखाई दे रही है ना, दिख रही है ये वाली लाइन, ये है एसिम्प्टोट 1। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? ये ओरिजिन से पास करती है, एसिम्प्टोट्स ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ हाइपरबोला, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y बराबर b अपॉन ए एक्स। यहां से b और a निकालो, यहां पुट करो एक इक्वेशन। और सर दूसरी एसिम्प्टोट जो है दैट इज एसिम्प्टोट नंबर 2, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y बराबर माइनस बी अपॉन ए एक्स, ठीक है। ये दो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है ना, ठीक है जी। कोई दिक्कत है किसी को? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि दोनों एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। नाउ अब मेरी बात ध्यान सुनना, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोट्स है, बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, सुनते जाओ, आराम आराम से समझते जाओ। हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, मतलब चाहे आप हाइपरबोला की बात करो या फिर उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करो, दोनों के पास सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट होता है। मतलब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो उसके लिए भी एसिम्प्टोट का काम यही दोनों लाइंस कर रही होंगी, उसके लिए भी एसिम्प्टोट का काम यही दोनों लाइंस कर रही होंगी, उसके लिए भी एसिम्प्टोट का काम यही दोनों लाइंस कर रही होंगी। और ये जो दूसरे वाला हाइपरबोला है जो मैंने अभी ड्रॉ किया, इसकी इक्वेशन इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1। ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसकी भी एसिम्प्टोट्स यही दोनों लाइन है, दोनों के पास सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 डन। आ जाओ दूसरा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स ओनली डिफर इन कांस्टेंट पार्ट। बहुत बढ़िया, इस बात को भी समझाता हूं, ध्यान सुनना। ये था सर हाइपरबोला, कौन था? हाइपरबोला। सर ये क्या था? कॉन्जुगेट हाइपरबोला, CHB, ठीक है। अब आप निकालो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। सर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे? दैट इज पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। जब मैं यहां पर पेयर लिखता हूं, जब मैं यहां पर पेयर लिखता हूं, सर एसिम्प्टोट कुछ नहीं एक लाइन को ही बोलते हैं, तो मतलब इक्वेशन वाइज तो ये लाइन है, और लाइन का पेयर कैसे बनाते हैं मैं आपको समझा चुका हूं, ध्यान से सुनना। हाँ सर, आपने बताया था कि सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आओ, y माइनस बी अपॉन ए एक्स, ठीक है, सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आए, इसमें भी सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आओ, y प्लस बी अपॉन ए एक्स, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूं ये आता है y a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यस यस यस, एवरीबडी कैन डू दिस, बहुत सही। पूरी इक्वेशन को माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये वाली चीज, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। सुनते जाना बेटा आराम आराम से। इसी इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से लिखता हूं, इसी इक्वेशन को अगर मैं सही से अरेंज करके लिखता हूं, मतलब x वाली टर्म पहले और y वाली टर्म बाद में, तो ये इक्वेशन मुझे ऐसी दिखाई देती है। अब दिस इज पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, ये क्या है भाई? पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, POA। समझ गए कि नहीं समझे? अब वो जो प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखी हुई है वो ये बोल रही है कि हाइपरबोला की इक्वेशन हो, चाहे कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन हो, चाहे पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की इक्वेशन हो, इनमें केवल और केवल कांस्टेंट भाग, केवल और केवल कांस्टेंट पार्ट अलग अलग होता है। जी बिल्कुल सही। इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है? 1। इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है? सॉरी, इसमें 1 है, इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है? -1, और इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है?
जीरो। समझे कि नहीं समझे? समझे हीरो? हाँ सर, तो यही बात वहां पर प्रॉपर्टी बनाकर लिखी गई है। इनफैक्ट इसमें आप एक चीज और भी बोल सकते हो कि, ध्यान सुनना, ट्वाइस 2 इंटू पेयर ऑफ एजिम्टोट्स, इक्वेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं, 2 इंटू पेयर ऑफ एजिम्टोट्स इज इक्वल टू हाइपरबोला की इक्वेशन प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन। अगर आप कभी हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशंस को जोड़ देते हो, इसको और इसको जोड़ोगे, इसको और इसको, 1 और -1 कैंसिल होके 0 बन जाएगा, लेफ्ट साइड में 2 आ जाएगा, 2 इंटू समथिंग बराबर 0, तो वो इसकी इक्वेशन बनी। ठीक है, तो यहां से आप, अब इन तीनों में से किन्हीं भी दो की इक्वेशन आपको पता हो, इन तीनों में से किन्हीं भी दो की इक्वेशन पता हो, तो आप तीसरे की इक्वेशन निकाल सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके। ठीक है, asymptotes passes through center of hyperbola, transverse axis and conjugate axis are the angle bisector between the asymptotes। बहुत बढ़िया, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से फील आती है। एजिम्टोट्स हमेशा हाइपरबोला के सेंटर से गुजरेंगी, और दूसरा ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस जो है, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है सर? ये वाली। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी है? ये वाली। ये दोनों एक्सिस, जैसे कि इन दोनों के बीच में टोटल एंगल ये वाला है, दोनों एजिम्टोट्स के बीच में टोटल एंगल ये वाला है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या करती है? इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, वैसे ही इधर वाला एंगल कौन सा है? ये वाला, और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या करती है? इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो वही बात लिखी हुई है। पेयर ऑफ एजिम्टोट्स के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ये लिखा हुआ है। इफ एंगल बिटवीन द एजिम्टोट्स इज अल्फा, ये क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज नथिंग बट अल्फा। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है बेटा सेक अल्फा बाई 2। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा बोला जाए कि एसेंट्रिसिटी की वो बताओ कि दो एजिम्टोट्स है उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, दो एजिम्टोट्स है उनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा जाए उस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी बताइए, तो आप क्या करोगे? सेक 60 डिग्री बाई 2 दैट इज सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज जो कि एजिम्टोट्स की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बहुत आसान सा। मैंने बोला कि 3x² माइनस y² बराबर 0, ये किसी हाइपरबोला की पेयर ऑफ एजिम्टोट्स हैं। ये किसी हाइपरबोला की क्या है? पेयर ऑफ एजिम्टोट्स हैं। बताइए उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी? बताइए उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी? उसने बोला कि ये पेयर ऑफ एजिम्टोट्स है। ठीक है सर, और वो बोल रहा है एसेंट्रिसिटी बताओ, तो बहुत आसान है। कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक काम करो, इसको सही से लिखो। तो x² अपॉन 1, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, माइनस y² अपॉन 3 बराबर 0। क्या मेरी बात समझे? आया ना? अब मेरी बात ध्यान सुनना, सर ये तो पेयर ऑफ एजिम्टोट्स है, जिस हाइपरबोला की आप बात कर रहे हो वो तो हाइपरबोला या तो खुद हो सकता है या कॉन्जुगेट हो सकता है। क्यों कॉन्जुगेट? क्यों सर? क्योंकि जब आप कोई पेयर ऑफ एजिम्टोट की इक्वेशन देते हो तो वो दो लोगों के लिए पेयर ऑफ एजिम्टोट होती है, एक हाइपरबोला और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दोनों की एसेंट्रिसिटी अलग अलग होती है, ध्यान रखना। याद है रिजल्ट? हाँ, बार बार मैं एक ही चीज पे आ जाता हूं, दैट इज रिजल्ट। क्योंकि सर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी प्लस 1 अपॉन कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी बराबर 1 होती है। अब आप इनमें से कौन सी की एसेंट्रिसिटी पूछ रहे हो, हमें क्या पता? तो यहां से वो आपके साथ ऑप्शन ऑप्शन खेलेगा। कैसे खेलेगा? ऑप्शन ऑप्शन। एक काम कर, तू तो कोई सी भी निकाल पहले तो। जैसे मान लो सर आपने अभी जो बताया, अगर मैं यहां से हाइपरबोला की इक्वेशन बनाता हूं, तो हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी x² अपॉन 1 माइनस y² अपॉन 3 बराबर 1। ठीक है, कांस्टेंट पार्ट चेंज करके मैंने 1 कर दिया। मैं इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, तो e² बराबर 1 प्लस b² अपॉन a² दैट इज 3 अपॉन 1। सर ये आ जाएगा 4, यहां से एसेंट्रिसिटी आ जाएगी 2। अब एसेंट्रिसिटी 2 आ गई। हो सकता है आप में से कोई बच्चा जरूर उठ के ये बोले, और बोलना भी चाहिए, कि सर क्या आपको कैसे पता कि उसने 2 ही पूछा है? हो सकता है वो कॉन्जुगेट वाले हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी पूछ रहा हो सकता है वो कॉन्जुगेट वाले हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी पूछ रहा हो। मतलब हमने हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 2 निकाली,
तो पहले कॉन्जुगेट वाले की बता दे कितनी हो जाएगी। यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला बराबर 1, 1 अपॉन कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 4 इज 3/4। ये 1/4 लिखा हुआ है, इधर लेके जाओगे तो ये 3/4 आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला का स्क्वायर इज 4/3। यहां से एसेंट्रिसिटी ऑफ CHB क्या आ जाएगी, दैट इज 2/√3। अब बहस जो है वो इस बात पे होती है कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट देने के बाद में आपने ये पूछा है कि वो पूछा है। अब वो ऑप्शन खेलेगा। ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो आप ये टिक करके आओगे, ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो आप ये टिक करके आओगे। एक बच्चा अब जो सोच रहा है मैं पकड़ गया वो बात, सर दोनों हो तो बेटा अगर दोनों हो तो दोनों तो टिक कर नहीं सकते, जेई मेंस में सिंगल करेक्ट आते हैं, दोनों होंगे नहीं। बट अगर हो तो फिर उसका सवाल अधूरा कहलाएगा, फिर वो आपको इसके साथ साथ और जानकारी भी देगा, स्पेसिफिकली बताएगा कि वो कौन से हाइपरबोला की बात कर रहा है। समझ में आया? हाइपरबोला की कर रहा है कि उसके कॉन्जुगेट की कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को काटने वाले की कर रहा है कि वाई एक्सिस को काटने वाले की कर रहा है। ठीक है, हाँ है ना? मेरे ख्याल से बात समझ गए आप। चलिए जी इसके बाद में एक नई टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं RHB, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या आता है बेटा? RHB, जिसको आप बोलोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, हाँ। इलिप्स में अगर मान लो जैसे एक सिंपल हाइपरबोला है, सिंपल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड वाला बताइए बताइए बताइए, शाबाश सर, ये वाली इक्वेशन होती है। वेरी गुड। अब इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने के लिए कुछ खास चीज नहीं करने की जरूरत। मैंने पूछा अच्छा, सिर्फ आप एक काम करो, इसमें ए और बी को बराबर कर दो। इलिप्स में ए और बी बराबर नहीं हो सकते, हाइपरबोला में हो सकते हैं, और ये देखो हो भी गए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हाँ, एक बार आंखों को अच्छे से पहुंच ले, ऐसे ऐसे कर, फिर देख ध्यान से, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो अगर आपको कभी पता चले कि ए और बी बराबर हो गए तो वही हाइपरबोला कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब आप इसको अलग से ना देखें, अलग से मतलब इसको ऐसे शक की नजरों से मत देखें, ये हाइपरबोला ही तो है, बस इसमें बस एक खास बात एडिशनली क्या है कि इसमें ए और बी बराबर है। ए और बी बराबर है तो जितने भी रिजल्ट्स आप निकाल के लाए हो, जितने भी रिजल्ट्स, चाहे वो पैरामेट्रिक पॉइंट हो, चाहे टेंजेंट की इक्वेशन हो, चाहे नॉर्मल की इक्वेशन हो, चाहे एसेंट्रिसिटी हो, सब में सब रिजल्ट इसके लिए वैलिड है, वहां पर आप ए और बी की वैल्यू बराबर पुट कर दो। समझ पा रहे हो? सारे रिजल्ट्स वैलिड हैं, आप सिर्फ उन रिजल्ट्स में जाकर क्या करो, ए और बी की वैल्यू, मतलब जहां पर बी दिख रहा है वहां पर भी ए ही रख दो, तो वो सारे रिजल्ट इसके लिए वैलिड है ना? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। तो ये कोई स्पेशल हाइपरबोला नहीं है बेटा, ये मतलब स्पेशल हाइपरबोला है। कैसे? इसमें ए और बी बराबर है, बट उस तरीके से स्पेशल नहीं है कि ये बाकी हाइपरबोला की लीक से हटकर अलग चलेगा, नहीं। जितने भी आपको रिजल्ट बताए गए सब में ए और बी बराबर पुट करो, जो भी रिजल्ट आएंगे वो अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए वैलिड है, बस। तो यहां पर देख लो, और करके मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं कि किस किस को आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सवाल में कैसे कैसे हमें अलग अलग दिशा से या फिर अलग अलग तरीके से ये बताया जा सकता है कि अब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहा है। सर जिसकी कॉन्जुगेट एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बराबर हो। अच्छा, अगर ए और बी बराबर होंगे तो उन्हीं की वैल्यू लेटस रेक्टम के बराबर होगी। मैं एक बार बता, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सर लेटस रेक्टम की लेंथ होती है ये, मैंने कहा बहुत सही। इसमें अगर ए और बी को बराबर पुट करूं, मतलब बी की जगह ही ए पुट कर दूं, तो ये 2a बन जाएगा क्या? हाँ सर। तो अब ये बताइए क्या बन गई? सर ये बन गई ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, और यही बन गई कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, और यही लेटस रेक्टम है। तो एक ऐसा हाइपरबोला जिसके लिए CA TA और लेटस रेक्टम की लेंथ बराबर हो, तो वो कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हुज एसेंट्रिसिटी इज √2। ये सबसे बड़ी, मेरे को तो सबसे फेवरेट ये वाला लगता है। हाँ, जिसकी एसेंट्रिसिटी √2 हो ना, जिसकी एसेंट्रिसिटी √2 है 100%, वो क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सर कैसे कैसे कैसे? एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बता सर ये और ये कट करने के बाद में क्या आएगा? 1 बराबर है, ध्यान रखना, 1 + 1 2। सर ई की वैल्यू क्या आ गई? √2 हमेशा। तो बराबर है तब √2 आई, √2 आई तो बराबर ही होंगे, देख लेना 100%। ई की जगह √2 पुट कर दे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, तो जब भी आपको किसी हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √2 दिखे, मतलब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें तो उसकी एसेंट्रिसिटी √2 ही है। क्या मेरी बात समझ गए?
हुज एजिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही, उसकी एजिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। कैसे, यहां देख सर, बी और ए बराबर, ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर एक्स। बी और ए बराबर, ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1, इसका स्लोप हो जाएगा -1। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1। बस -1 कब आता है, जब एजिम्प्टोट्स या दो लाइंस परपेंडिकुलर हों। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि उसकी एजिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर होंगी। ये सारी बातें एक ही लिखी हुई है, बस बीच में और डाल दिया गया है। हुज डायरेक्टर सर्कल इज ए पॉइंट सर्कल, कितने लोग समझ गए, हाँ सर। क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में अगर आप डायरेक्टर सर्कल लिखोगे, वैसे डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही बोला सर, हाँ। ए और बी को बराबर पुट कर, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। वाह, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 का मतलब होता है एक्स 0 वाई 0। ये क्या बन गया, पॉइंट। हुज एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू द एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये भी ठीक है। ये एक ही बात है यार, ओ भाई ये एक ही बात है। कैसे सर, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला बराबर 1। क्या बोला, ये होता है हमेशा। अब अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसकी एसेंट्रिसिटी √2 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये वाली चीज हमें निकालनी है बराबर 1। यहां से इस 1/2 को इधर भेज, सर ये आ गया 1/2। अब यहां पर इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर था, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालेगा तो वो भी √2 आ जाएगी। तो दोनों की एसेंट्रिसिटी एक ही केस में बराबर होती है, जब हाइपरबोला कैसा हो, रेक्टेंगुलर। और लास्ट में लिखा है उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बरोबर ए स्क्वायर। कोई परेशानी है क्या, नो सर। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनफैक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, इसको आप डेफिनेशन ही बोल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ये डेफिनेशन ही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज। और इक्वेशन ये होगी सर, इसके रिजल्ट्स, सारे रिजल्ट्स जो पहले अब तक बताए उसमें एक ही जगह अगर आप बी पुट करो तो वो सारे के सारे रिजल्ट यहां तक पहुंच जाए अपने आप, वही इनके लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता हूं मैं स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर। हाँ, अब मैं उस हाइपरबोला की बात करूंगा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले यूज करते हैं। सुना होगा ना आपने केमिस्ट्री में कोई कर्व पक्का ऐसा बनाया होगा और गुरुजी चिल्ला रहे हो कि ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला है। सर ये कौन सा हाइपरबोला है, अब मैं उस हाइपरबोला की बात कर रहा हूं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले यूज करते हैं इन जनरल। ठीक है, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या खास बात है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, अब तक क्या था, ध्यान सुनना। अब तक सर ये सिचुएशन थी, स्टोरी की तरह सुनो, कोई बर्डन होगी नहीं दिमाग पर। सर हाइपरबोला इन दोनों के बीच में बन रहा था, फिर जब आपने इसको रेक्टेंगुलर बनाया तो ये 90 डिग्री इनके बीच में एंगल हो गया। अब यहां इमेजिन करने की कोशिश कर, इस लाइन को यहां ले जा और इस लाइन को यहां ले जा, ये ट्रांजिशन सोचने की कोशिश तो कर। हाँ सर सोच लिया। तो सर ये लाइन जब इस पे आ गई, ये लाइन इस पे आ गई, मतलब अब जो है ये एजिम्प्टोट है और ये एजिम्प्टोट है। इसको ऐसे तिरछा देख तो हाइपरबोला इन दोनों के बीच में बनेगा, है ना। यही तो है, ये पूरी की पूरी ब्रांच उठकर देखना, ये यहां से यहां आ जाएगा ऐसे, और जब ये इधर से इधर आएगी और ये लाइन इधर से इधर जाएगी तो ये चीज यहां आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे। तो स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कैसे बन जाए, एजिम्प्टोट्स। और अगर मैं उसकी इक्वेशन की बात करूं तो उसकी जो इक्वेशन है, द इक्वेशन विल बी इस तरीके से दिखाई देती है। हाँ, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर और एक्स वाई बराबर -c²। ठीक है, ये दो इक्वेशन। सर सर मैंने पूछा काहे सर आ रहे हो, पूरा बोलो। सर यार ये इक्वेशन में x इंटू वाई कैसे आ गया, सर ये नहीं समझ में आया। जब आपने ये कलाकारी की डायग्राम से तो हमें समझ में आ गया कि जिनके लिए एजिम्प्टोट्स रेक्टेंगुलर एक्सिस बन जाए या प्रिंसिपल एक्सिस बन जाए जिनके लिए, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वो तो समझ में आ गया। पर सर ये इक्वेशन नहीं समझ में आई। फिर मैंने कहा मेरी बात पॉइंट वाइज सुन ध्यान से। इसकी एक एजिम्प्टोट एक्स एक्सिस है, एक एजिम्प्टोट वाई एक्सिस है। बेटा जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0। ठीक है, अगर मैं इसके लिए आपसे पूछूं बता पेयर ऑफ एजिम्प्टोट क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ एजिम्प्टोट
बिल्कुल सही बता सकते हैं सर। एक लाइन की इक्वेशन ये रही, एक ये रही। पेयर बनाने के लिए सर हमें क्या करना पड़ता है, सारी टर्म्स एक तरफ लाकर दोनों इक्वेशंस ऑफ लाइन को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना आ जाएगा, एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, पहले तो आप अपने दिमाग में इस चीज को बसा लें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो हाइपरबोला ही है। स्पेशल केस पे आते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जनरल हाइपरबोला पढ़ा, उसके बाद में हम रेक्टेंगुलर पे आ गए। अब इसका भी एक और स्पेशल केस, दैट इज स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये आप ऐसा मत सोचना ये लाइन से हट गया, ये है तो हाइपरबोला ही। जो जो बातें आपने इसके लिए बताई वो सारी यहां एप्लीकेबल है, वही सारी यहां एप्लीकेबल है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना। आपने अगर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की इक्वेशन ये बताई है, आपने अगर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की इक्वेशन ये बताई है, तो इसकी जो खुद की इक्वेशन होगी वो सिर्फ कांस्टेंट पार्ट अलग कर सकते हैं आप। समझ में आया? क्योंकि एसिम्प्टोट की इक्वेशन या पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पार्ट अलग होता है। तो मैंने कहा इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या दिख रहा है, बोले 0। तो आप यहां से यहां जाते वक्त सिर्फ एक ही चीज बदल सकते हो, 0 की जगह कुछ और रख दो। सर आपने सी स्क्वायर क्यों रखा? आप रखने को यहाँ पे सी भी रख सकते हो, बट सी स्क्वायर रखने का मतलब है कि ये वाली चीज या तो पूरी की पूरी पॉजिटिव हो। सी पर स्क्वायर लगाने का मतलब है कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव है। माइनस सी स्क्वायर लिखने का मतलब है ये वाली चीज हमेशा नेगेटिव है। अब कोई बच्चा बोले सर एक्स वाई बराबर सी लिख सकता हूँ, लिख सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर अब तेरे मन में खुद कंफ्यूजन है, ये सी पॉजिटिव हुआ तो सर ये इधर वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नेगेटिव हुआ तो ये वाला। मतलब तूने ये एक नहीं लिखे, ये तूने 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक साथ लिख रखे हैं। तो हमें तो अलग अलग करके लिखने हैं ना। हाँ, तो अलग अलग करके लिखने का मतलब ये है, सी लिख दो, लैम्डा लिख दो, टी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट पार्ट अलग करना था सिर्फ। समझे मेरी बात? है ना? नाउ ये वाला जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो या तो दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव, ये इसमें नहीं बनेगा। अब की बार एक्स और वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए, तो ये जो है ये इस क्वाड्रेंट और इसमें मिलेगा। कौन से में? सेकंड और फोर्थ में। सर कैसे डिसाइड किया एक बार फिर बताना जरा। क्योंकि ये वाले जो दोनों क्वाड्रेंट है इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। कोई भी कोऑर्डिनेट उठाएगा इस क्वाड्रेंट से, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ही आना चाहिए। और नो नीड टू से ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ये एक दूसरे के क्या है बेटा? कॉन्जुगेट। हो गए लेट? हाँ सर, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई परेशानी है? मुझे तो लगता नहीं कोई परेशानी है। एक एक पॉइंट को रिलेट करके वहां तक पहुंचाया है। बट फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो वीडियो आपके पास है, थोड़ा सा पीछे करके फिर सुन लीजिए, कोई बात परेशान कर रही है तो। नाउ मैं ये वाले हाइपरबोला की डिटेल में बात कर रहा हूं। ठीक है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर की डिटेल में बात कर रहा हूं। मतलब मैं फटाफट इसमें सारी चीजें, सर आपने ये डायग्राम तो बना दिया, ये आपने डायग्राम तो बना दिया, व्हाट अबाउट इसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम की लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, वो सब कौन बताएगा? उस पे आता हूं अब। ठीक है, अब ध्यान सुनना, सुनते जाना बेटा, सुनते जाना आराम आराम से। ये वाली जो है ये है एजिम्टोट 1 और ये वाली जो है ये है एजिम्टोट 2। इसमें 2 एक्सिस होती हैं, आप जानते हैं भली भांति। हाँ सर, एक होती है सर हमारे पास कौन सी एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस। और एक होती है सर हमारे पास कौन सी एक्सिस? कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हो जाएगी y बराबर x, और इसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो हो जाएगी y बराबर -x। ये है आपके पास सी ए और ये है टी ए। सर कैसे? फिर से बता दो प्लीज। एक प्रॉपर्टी आपको लिखवाई गई थी, आपने शायद ध्यान दिया होगा। इस प्रॉपर्टी में बोला गया कि एजिम्टोड है वो सेंटर से पास करती है, वो ठीक है। एजिम्टोड जो है वो सेंटर से पास करती है, वो ठीक है। बट ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस जो होती है ना, वो एजिम्टोड्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, इतनी सी बात यहां लगा दो। अब ये दोनों तेरे पास एजिम्टोड्स हैं, इनके बीच में पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। 90 डिग्री का आधा, सर ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और थीटा 45 डिग्री है, स्लोप 1 हो गया। तो इस लाइन की इक्वेशन यही तो होगी।
है ना? समझ पा रहे हो? एक एक चीज कनेक्ट करके देखो तो मजा आएगा, ध्यान रखना। और सिमिलरली सर दूसरे वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सबसे पहले वो बोल रहा है रिलेशन बिटवीन सी एंड ए। सर ये कौन से सी और कौन से ए हैं, अभी बताता हूं। क्योंकि हमने जो हाइपरबोला पढ़ा उन सब में हम ए। सर यहां पर बी कहां चला गया? बेटा जो आप पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ए और बी बराबर है। तो ए बराबर बी बराबर कुछ लिखूं तो ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। ए और बी की दोनों की जगह कौन आ गया? ए। अब आपको ए और सी के बीच में रिलेशन चाहिए, मतलब यहां पर जो हमारे वाला ए हुआ करता था और ये वाला जो ए है, सॉरी यहां पर जो सी दे रखा होगा सवाल में, जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, कि एक्स वाई बराबर 5 है, बताओ इसकी एसेंट्रिसिटी क्या है, बताओ इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या है, बताओ इसके फोकाई क्या होंगे। ऐसा सर? मैंने कहा हाँ। एसेंट्रिसिटी तो नो रीड टू से, ये पूछे तो सर कोई, ये तो एकदम हल्का सवाल है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होगी। मैंने पूछा ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बता, अब फंस गए ना सर, यहां से यहां कैसे जाएं वो नहीं समझ में आ रहा। तो इसलिए अगर मान लो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें ए की वैल्यू कितनी है, मतलब इस हाइपरबोला के लिए अगर तुम्हें यहां से ए पता चल जाए तो सर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है। फोकाई जो है वो क्या होते हैं सर, वो हमें निकालने आते हैं, है ना? ए पता चल जाए तो, और ए ही बी के बराबर है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको ए और बी में रिलेशन निकालना सिखा रहा हूं। ध्यान सुनना, और अगर थोड़ा कम कम समझ में आए तो फाइनली आप इन रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं जो यहां लिखवाऊंगा। यहां पर एक बात बता, ये लाइन है y बराबर x, इस पे जो भी पॉइंट होगा वो अल्फा कॉमा अल्फा टाइप्स होगा क्या, है ना? अच्छा, एक चीज पुरानी याद आई और वो चीज बड़ी मजेदार है। सर आपने बोला था कि जो आपने जब हमें स्टैंडर्ड हाइपरबोला का डायग्राम बना के दिखाया तो आपने उसमें ये बोला कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला वाले डायग्राम में डिस्टेंसेस कॉपी करके कहीं भी लगा दो, याद है वो बात? अब ये इसका सेंटर है, नो नीड टू से आप इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा होके देख रहे हैं, मतलब अब तक ये हाइपरबोला आपके सामने ऐसा बना हुआ होता था, अब ये ऐसे टिल्ट कर दिया है, तो मेरे ख्याल से आप समझ तो पा ही रहे हैं, डिस्टेंसेस ढंग से लिख लोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली दूरी कितनी होगी, सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी, सर यही दूरी हमारे हिसाब से ए होती है। मैं कहां से उठा के लाया हूं? स्टैंडर्ड डायग्राम ऑफ हाइपरबोला से, यही दूरी हमारे हिसाब से क्या होती है? ए। ठीक है सर, अब एक बात बताओ यार, इस पे जो भी पॉइंट होगा अल्फा कॉमा अल्फा, है ना? अच्छा, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? सर वो पॉइंट आपने अल्फा कॉमा अल्फा क्यों लिया? क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए, और वो पॉइंट इस पे भी लाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट आप यहां बना रहे हो ना, ये व्हाइट वाला, ये येलो वाले कर्व पे भी है और इस लाइन पे भी है। तो मैंने अल्फा कॉमा अल्फा यहां सेटिस्फाई करवाया, तो अल्फा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू निकल के आई सी, या प्लस माइनस सी, ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, दिस इज नथिंग बट दिस इज सी कॉमा सी। बस ए और सी के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। ये वाला पॉइंट है 0 0, ये वाला पॉइंट है सी कॉमा सी, इन दोनों के बीच की दूरी तू अपने हिसाब से बता दे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। तो सर सी स्क्वायर, सी माइनस 0 का स्क्वायर, सी माइनस 0 का स्क्वायर, और ये दूरी होनी चाहिए ए के बराबर। सर यहां से आ गया √2c बराबर ए, जो ए है वो कितना हो जाएगा? ए जो है वो आ जाएगा √2c। बस ये पता किया, उसके बाद में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये पता किया, उसके बाद में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और ए और सी के बीच में मैंने कहां से ब्रेक किया ये रिलेशन? ये वाला पॉइंट सी कॉमा सी होगा। सर दोनों बराबर क्यों? क्योंकि ये y बराबर x लाइन पे लाई करते हैं और ये उस कर्व पे भी लाई करते हैं, तो x और कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए और इस तरीके से होने चाहिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन सी आए, सॉरी सी स्क्वायर आए, तो वो लिखा हुआ सी कॉमा सी। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाली, वो आई √2c, निकाल के देख, और हमारे हिसाब से वो a के बराबर होनी चाहिए। a कौन सा? लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है? बस काम खत्म। अच्छा सर वर्टेक्स, ये दोनों पॉइंट वर्टेक्स है बेटा, ये दोनों पॉइंट क्या है? वर्टेक्स, याद है? जहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस कर्व को काटे वही दोनों वर्टेक्स हैं। तो आप बोल सकते हो C कॉमा सी और माइनस सी कॉमा माइनस सी, ठीक है जी? ये हमारे वर्टेक्स हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वेशन तो है y बराबर x, एंड उसकी जो लेंथ हो जाएगी, y बराबर x, तो पूरी लाइन होगी। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आप कितना बोलते हो? 2a। तो वैसे तो हमारे हिसाब से लेंथ होनी चाहिए थी 2a, बट आप अगर c के टर्म्स में जवाब चाहते हो तो ये हो जाएगी 2√2c। सर ये सारा जवाब आप c के टर्म्स में निकाल क्यों रहे हो?
क्योंकि जब वो ऐसी इक्वेशन देगा तो आपको सी की वैल्यू देगा, ना कि ए की वैल्यू। ए आपको खुद निकालना है। तो क्या लेंथ आई बेटा? √2c, 2√2c। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ जी सर। कॉन्जुगेट एक्सेस इक्वेशन तो है उसकी y बराबर -x, एंड अगर उसकी लेंथ की बात करो तो ऑब्वियसली सर दोनों बराबर ही तो होंगी, क्योंकि ये भी 2b और a और b बराबर हैं, तो ऑब्वियसली ये भी यही है। सेंटर कहां पर है इसका? इसका ओरिजिन। सर पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर पे अगर कोई आपको एनी पॉइंट मानना पड़ जाए, एनी पॉइंट ऑन इट, तो वो पॉइंट ऐसे मानते हैं बेटा, ध्यान सुनना, बहुत आसान है। एनी पॉइंट पी दैट इज सी कॉमा टी, और सी इंटू टी डिवाइडेड, दूसरा जो पॉइंट है वो सी अपॉन टी, ठीक है। सी कॉमा टी, गलत बोले जा रहा हूं बार बार, सी इंटू टी कॉमा सी अपॉन टी, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऐसे मानते हैं, ध्यान रखना। और अगर कर्व ये वाला हो तो सर एक्स वाई बराबर -c², तो इस पे कोई भी पॉइंट मानना हो तो किसी भी एक के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, और यहां पर ये जो टी है वो है पैरामीटर, ठीक है ना? कोई परेशानी है किसी को? बात रहेगी सर फोकाई की, ठीक है। एक बात बता, वही डिस्टेंस डिस्टेंस खेलने वाला काम बहुत जोरदार है, अगर आपको ये बात समझ में आती है। एक बात बता बेटा, एक बात बताओ तो, सेंटर से लेके जो फोकस होता है, फोकस S1 और दूसरा फोकस S2, एक ही निकालेंगे, दूसरा अपने आप निकल आएगा। सेंटर से लेके फोकस की दूरी कितनी होती है सर? A इंटू ई। मैंने कहा ठीक है, ये डिस्टेंस आप सभी लोग हाँ मन में भरते हुए बोल रहे हो A इंटू ई। बेटा एक बात बता, ई इस पूरे तांडव के ई E क्या है सर? √2, तो मतलब ये डिस्टेंस √2a होना चाहिए। हाँ जी, है ना? और अगर मैं पूछूं इन टर्म्स ऑफ सी के टर्म्स में ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो सी की जगह √2 पुट कर दे, मतलब ए की जगह √2c पुट कर दे, तो ये आ जाएगा यही डिस्टेंस 2c, है ना? यही डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2c, ठीक है। मतलब हमें एक पॉइंट मानना है फिर से यहां पर, अल्फा कॉमा अल्फा टाइप्स, जिसकी यहां से दूरी कितनी हो? 2c के बराबर। सर वापस आपने ये अल्फा अल्फा मान लिया आपकी बार? हाँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे होता है, और जो भी पॉइंट आप इस लाइन पे मानोगे उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे हिसाब से वो पॉइंट अल्फा अल्फा है, हमें ये जानकारी पता चली कि उसकी सेंटर से दूरी 2c के बराबर होनी चाहिए। सर 2c के बराबर क्यों? क्योंकि ये √2a के बराबर होगा। √2a क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ae के बराबर होता है। तो वहां तक पहुंच गए। अब डिस्टेंस निकाल S1 और c के बीच में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का रूट ये होना चाहिए 2c के बराबर। एक बार बता, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है √2 अल्फा बराबर 2c। यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई √2c, अल्फा कितना आ गया? √2c। तो अगर मैं आपसे यहां पर भी ये कोऑर्डिनेट c के टर्म्स में जानना चाहूं तो ये आ जाएगा √2c और √2c, है ना? तो ये इसके फोकस है बेटा, ठीक है। तो मैं फोकस यहां पर लिख देता हूं, एक फोकस आ रहा है √2c कॉमा √2c, एंड दूसरा फोकस बिल्कुल इसी तरफ, नेगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे दोनों के, √2c माइनस का, और यहां पर भी -√2c। क्या मेरी बात समझ गए? फोकस, वर्टेक्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस सब आपके सामने आ गई है। मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं। नाउ अब इस पे मैं आपको सिंपल सी एक चीज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना चाहता हूं। सर कौन से आप हाइपरबोला की बात कर रहे हैं? सर हम हाइपरबोला की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर c², ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान सुनना। x1 y1 पर एट मतलब सर ये पॉइंट इसके ऊपर बैठा है। रिप्लेसमेंट जो आपको सिखाई थी उसमें आप सारे पॉइंट्स अब तक लगाते आए हो, एक पॉइंट अब तक कभी यूज नहीं हुआ था, और जब बताया था बोला भी था कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए लगता है। कौन सा पॉइंट? कि कभी किसी कर्व में x इंटू वाई आ जाए, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप x की जगह x प्लस x1 अपॉन 2 और y की जगह y प्लस y1 अपॉन 2 रख के टेंजेंट की इक्वेशन बता देंगे, नहीं जी। आप इसकी जगह क्या रखेंगे? रिप्लेसमेंट के हिसाब से x y1 प्लस y x1 अपॉन 2। समझ में आया? तो यही जो आपने लिखा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x y1 प्लस y x1 अपॉन 2 बराबर c²। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, और ये पॉइंट इसके ऊपर बैठा है, ध्यान रखना। सर फिर बात आई नॉर्मल की इक्वेशन।
एक बार बता, टेंजेंट से नॉर्मल की इक्वेशन में कैसे जाते हैं? खुद सोच। सर अब तक जो प्रोसीजर बताया, प्रोसीजर, आप कर्व की इक्वेशन से कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रोसीजर क्या था? यहां से टेंजेंट का स्लोप बता। सर ये लिखा हुआ है y x1 अपॉन टू बराबर माइनस y1 x अपॉन टू प्लस सी स्क्वायर, यही होता है। इस टर्म को इधर ले गया, टू से डिवाइड करके। आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 2 ऊपर और x1 से डिवाइड, 2 यहाँ पर और x1 से डिवाइड, 2 कैंसिल, यहाँ पर जो लिखा हुआ है माइनस y1 अपॉन x1 इंटू एक्स, ये टेंजेंट का स्लोप लिखा हुआ है y बराबर mx प्लस सी। तो यहां से आप बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया वो आया माइनस y1 अपॉन x1। कितना आया बेटा? माइनस y1 अपॉन x1। ठीक है, तो बस अब मैं इतना सा जानना चाहूंगा, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? सर इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन -1 आना चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर करोगे तो स्लोप आ जाएगा x1 अपॉन y1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा, सभी लोग लिख सकते हैं, कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ शिफ्टेड स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कई कई बार इसका सेंटर उठा के शिफ्ट कर दिया जाए। अब जो इसका सेंटर है, मान लो मैं अल्फा बीटा पर ले जाऊं, ठीक है, तो पहले इसकी इक्वेशन क्या थी बेटा? पहले इसकी इक्वेशन थी एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। नाउ इसकी जो नई इक्वेशन हो जाएगी, इसकी सेंटर सिर्फ आप अल्फा बीटा पर लेके गए हो, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस और सॉरी इसकी एजिम्पटोट्स जो है वो अभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, घुमा मत देना इसको। तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो आप x की जगह x माइनस अल्फा और y की जगह y माइनस बीटा रख दो और सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, हाँ ना, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई। तो दिस इज स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसका सेंटर शिफ्ट कर दिया आपने अल्फा बीटा पर। चलिए जी, फटाफट इस सवाल का जवाब दें। यस, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल का जवाब लिखते हैं। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, वाह सर, कॉमन टेंजेंट आपने कई बार बता दिया, अब तो मजे आ जाएंगे। और हाइपरबोला रेक्टेंगुलर वाला, वाह वाह वाह। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो मान लो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसके लिए सारी चीजें लिख दे पहले तो अलग से। ये तो आप पिछले वाली जो स्लाइड में चीजें बताइए उनको रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिख लीजिए। और दूसरा, अभी जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। क्या है, ध्यान सुनना। सर वो बोल रहा है कॉमन टेंजेंट, एक ऐसी लाइन जो दोनों पर टेंजेंट हो। क्या बताया था? एक ऐसी लाइन जो दोनों पर टेंजेंट हो। कैसे सॉल्व करते हैं उसको? सर दोनों पर टेंजेंट लिखो, इस पे स्लोप m वाली टेंजेंट लिख। सर वो होती है y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम। सुन तो जाना आराम आराम से। सर ये स्लोप m वाली टेंजेंट हो जाएगी y बराबर एम एक्स, ए की वैल्यू सबको दिखाई दे रही है 1 है तो 1 अपॉन एम। ये मैंने पैराबोला पर स्लोप m की टेंजेंट लिख दी। मुझे इस पर स्लोप m की टेंजेंट बता दे, स्लोप m वाली टेंजेंट जल्दी से बता दे। सर इस पे स्लोप m की टेंजेंट कैसे लिखेंगे? स्लोप तूने क्या निकाला है? माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन। ठीक है, तूने स्लोप क्या निकाला है? माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन। ठीक है, और इस बार वो कितना है? m। सोच पा रहा है या कठिनाई हो रही है सोचने में? क्योंकि दोनों अगर कॉमन टेंजेंट है मतलब एक ही लाइन है जो टेंजेंट है, हम इसको अलग अलग निकालेंगे और फिर कंपेयर कर देंगे, समझ पा रहे हो? तो दोनों का स्लोप तो सेम ही होगा ना। तो स्लोप m वाली टेंजेंट लिख, या फिर एक काम कर, इसको इस पे टेंजेंट बनाना है तो एक तरीका है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाली चीज जानते हो क्या? जो इतनी चीज सिखाई है, ये देख एक तरीका हो रहा है। अब सर आप तो ऐसे समझो कि ये लाइन इस पे तो हमेशा टेंजेंट है, इसको और इसको सॉल्व कर लो, इसको और इसको क्या कर लो बेटा? सॉल्व। सॉल्व करने का मतलब y की जगह ये पूरी चीज यहां रख दे, तो x y की जगह मैंने एम एक्स प्लस वन अपॉन एम पुट किया बराबर 2। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया। ध्यान से देखना जरा, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम एक्स माइनस 2 बराबर 0। ईमानदारी से सोच के बताना, ईमानदारी से सोच के। कभी भी आप एक लाइन को एक कर्व के साथ सॉल्व करते हो तो एक क्वाड्रेटिक बनती है। अगर आप चाहते हो कि ये टेंजेंट बने तो उसके लिए हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी होती है, मतलब इसका डी आप क्या कर दो? 0। जैसे ही आप इसका डी निकालेंगे, डी मतलब बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4,
A इंटू सी। वाह सर, तो ये क्या लिखा हुआ है 1/m² बराबर 8m। बहुत बढ़िया सर, ये लिखा हुआ है 1/m³ बराबर 8। सर ध्यान से देखोगे तो m³ बराबर 1/8। अगर और ध्यान से देखोगे सर m बराबर 1/2। काम खत्म। m की वैल्यू अगर 1/2 है तो इसमें m की वैल्यू 1/2 पुट कर दे। सर ये हो जाएगा x/2 प्लस 2। एलसीएम ले, x/2 प्लस 2 एलसीएम ले, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा y बराबर x प्लस 4/2 और इसको इधर लेके जा, दैट इज 2y बराबर x प्लस 4। सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आ, x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप एक काम कर सकते हो, m को x1/y1 या माइनस y1/x1 के बराबर रखकर भी सॉल्व कर सकते हो। फिर हमारे हिसाब से m यहां रखोगे माइनस y1/x1, ठीक है, और यहां पर फिर एक काम करना, ये टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। c² अब की बार आपको 2 दे रखा है, ठीक है, फिर आप कंपेयर करना तो वहां से m 3 इक्वेशन बन जाएगी। एक ये कंपैरिजन करने से 2 इक्वेशन, और एक m बराबर माइनस y1/x1। तो सारी चीजें आप निकाल सकते हो x1 y1 को एलिमिनेट करके। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई भी पॉइंट छुड़वाया नहीं गया है, कोई भी पॉइंट रहा नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो पॉइंट बता दिए गए हैं अगर आप उनका ध्यान रखते हो तो आपसे कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल कभी छूट नहीं सकता, कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है, हाँ या ना। अब बात करते हैं हम अगला चैप्टर, जो कि आज की जो हेडिंग थी दैट इज सेट थ्योरी। बहुत ही मासूम सा चैप्टर है और इससे सवाल आते हैं। फटाफट देखते हैं कि सर हमें क्या क्या इसमें सोचना है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, आसान चैप्टर है, सभी लोगों को ये चैप्टर पसंद आता है बिकॉज सर इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, थ्योरी 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 टाइप की चीजें हैं। आ जाओ। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेट? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, नंबर या थिंग्स। हम जब सवालों की बात करेंगे तो हम सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे सारे। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको सुनकर आपको ये साफ साफ समझ में आ जाए, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको सुनकर आपको ये साफ साफ समझ में आ जाए कि किसको सेट के अंदर लेना है और किसको नहीं लेना है, ठीक है, हाँ ना, ये हुई पहली चीज। एक सिंपल सी चीज, ये डिनोशन या फिर ये वाला नोटेशन बहुत तगड़ा चलता है इसमें। कई कई जगह आपको n ऑफ a लिखा हुआ दिखाई देगा, n ऑफ a मैं यूज करूंगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। मतलब ये बता रहा है कि सेट a में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टोटल सेट a में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं। ये बेसिक हुआ। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि सेट a का ऑर्डर क्या है। इसका तीसरा मतलब ये होता है कि सेट a का कार्डिनल नंबर क्या है। अगर मैं कोई सेट देकर आपसे, अगर कोई सेट देकर मैं आपसे उसका कार्डिनल नंबर, उसका ऑर्डर या फिर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछूं तो तीनों एक ही बात है, उसका जवाब आएगा जितने भी उसमें एलिमेंट्स है गिन के बता दो, ठीक है। नाउ सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म होती है बेटा, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सेट को आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करो, करली ब्रैकेट आप लगाएंगे और हर एक एलिमेंट के बाद में कॉमा लगाते जाएंगे, मतलब सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। दिस इज बेसिकली ए रोस्टर फॉर्म। इसमें ध्यान रखने वाली दो बातें हैं। कौन कौन सी? पहली बात, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब जो सेट के मेंबर हैं, इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्या मायने है सर इस बात के, अभी समझाऊंगा। एंड दूसरा इज रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला फॉर्म ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्या स्टेटमेंट बोली? फॉर्म ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ। क्या आपको ये स्टेटमेंट सुनते ही एकदम क्लियर हो गया कि सेट में किस किस को लेना है? हाँ सर, पहले 5 नेचुरल नंबर्स की आप बात कर रहे हो, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। समझ गए? अब इसी की जगह मैं ये बोलता फॉर्म ए सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आप अपने क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट बनाइए। अब सर मान लो हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, जो टॉपर लोग हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब ये जो आपने दूसरी स्टेटमेंट बोली, ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इंटेलिजेंट का क्या क्राइटेरिया है?
इंटेलिजेंट का क्या क्राइटेरिया आप दोगे? इंटेलिजेंट मतलब क्या? या तो सबसे इंटेलिजेंट, वो एक ही होगा, या 4-5 बच्चे जो सबसे इंटेलिजेंट हो। तो इंटेलिजेंट सिर्फ एक रिलेटिव वर्ड है, आप इसमें ये नहीं बता सकते कि जैसे ही मैं इंटेलिजेंट बोलूं तो राम श्याम घनश्याम सेट में चले गए, बाकी सब पीछे रह गए, नहीं जी। तो दूसरी स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, पहली स्टेटमेंट वेल डिफाइंड थी, क्योंकि सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत हो गया कि अच्छा इसे इसको सेट में लेना है। जैसे मैंने बोला फॉर्म ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो सेट को आप डिनोट करोगे कैपिटल लेटर से, किसी भी सेट ए बना रहे हैं मान लो, और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स वो ये हो गए। अब मैंने जानबूझकर इसको आगे पीछे करके लिखा है बिकॉज ये बात ये समझाती है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारे लिखे हुए होने चाहिए। दूसरी, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी आपको पूरे गणित में कहीं पर भी कोई सेट ऐसा नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा जिसमें आपको ये बोले, अब बोलेगी बताओ कितने एलिमेंट्स है इसमें, सर ये गलत लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि रिपीट करवा ही नहीं सकते हो आप, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक वर्ड है सॉरी, इसके लेटर्स का एक सेट बनाओ, इसके लेटर्स का एक सेट बनाओ, मान लो मैंने सेट बनाया ए, तो उसमें मैं सारे लेटर्स लेने वाला हूं वर्ड सॉरी के, तो मैंने एक एस ले लिया, एक ओ ले लिया, एक आर ले लिया, एक वाई ले लिया। अब यहां पर एक बच्चा ये सोच रहा है कि सर आर तो 2 बार है तो आपने एक बार ही क्यों लिया? बेटा सेट बना रहे हो तो एक एलिमेंट दो से एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, ठीक है? मेरे ख्याल से बात समझ गए। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अगली जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दिखने में बेटा ऐसी होती है, बताता हूं। हाँ, वापस आप इसमें सेट मानोगे किसी कैपिटल लेटर से। जब मैं बोलता हूं किसी कैपिटल लेटर से, इसका मतलब ये नहीं है कि ए ही, एक्स भी हो सकता है, सेट पी भी हो सकता है, सेट वाई भी हो सकता है, सेट अल्फा तो नहीं, अल्फा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यार। कैपिटल लेटर आपको यूज करने हैं, 26 ऑप्शन है, कोई सा भी कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। इसमें एलिमेंट्स नहीं दिखाई देते, इसमें एलिमेंट्स नहीं दिखाई देते, समझ में आया? जबकि जो रोस्टर फॉर्म थी उसमें आपको एलिमेंट्स दिख रहे थे कि अंदर कौन कौन बैठा है। अच्छा एक और चीज, यहां बैठने के बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन ऑफ ए लिखने का मतलब है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर इज सर 5। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स बैठे हैं सर इसके अंदर, ठीक है? यहां पर हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, जबकि अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म की बात करोगे तो ऐसे लिखा जाता है। अब ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, पहली चीज मुझे पता है कम कम समझ में आया, दूसरा सुनो, mostly used by JEE Mains and JEE Advanced। यही रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा यूज होती है मेंस और एडवांस द्वारा। सर ये आपने क्या लिख दिया, कुछ समझ ही नहीं आया यहाँ पे एलिमेंट तो दिख नहीं रहे। अब मेरी बात ध्यान सुनना समझाऊंगा एग्जांपल से, पहले यहां समझने की कोशिश करो। यहां पर आपको वो बताएगा कि किसको सेट में लेना है, किसको सेट में रखना है, मतलब लीडिंग एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? घबराइए नहीं, प्रॉपर्टी ये जो है ये वाली चीज, ये आपको एग्जाम्पल के बाद में ही समझ में आएगी, पर अभी सुनते जाइए। सर लीडिंग एलिमेंट यहां लिखा जाता है, ठीक है? मान लो कोई भी एक है, और यहां पर जिसको आपको सेट में लेना है, अच्छा ये जो साइन है ना, ये जो साइन है ये वाला साइन, ये सिंबल है सच दैट का। किसका सिंबल है बेटा? सच दैट का। इसका एक सिंबल ये भी होता है, वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हो आप, इस कॉलन की जगह क्या लगा सकते हो? वर्टिकल लाइन। तो सच दैट कॉलन या फिर ये वर्टिकल लाइन, इसका मतलब होता है इस प्रकार से। इसका मतलब क्या होता है? इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से मतलब ये लगाने के बाद में यहां पर वो जो लिखेगा वो होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ द, प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय लीडिंग एलिमेंट, प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय लीडिंग एलिमेंट। मैंने पूछा क्या समझ में आया, बोले कुछ नहीं हाँ तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट घबराइए नहीं।
तो दो तीन चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है, उतना ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। लीडिंग एलिमेंट, उसके द्वारा सेटिस्फाई की गई प्रॉपर्टी, इसमें एलिमेंट दिखाई नहीं देते, और ये जो अपीयरेंस है ये इस प्रकार की, ये जेई मेंस और एडवांस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब आता हूं एग्जाम्पल पे। शायद एग्जाम्पल आपको सारी बातें एकदम क्या कर देंगे, क्लियर। एग्जाम्पल जो है वो आपको सारी बातें हमेशा क्या कर देते हैं, क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर कर देंगे सर। आ जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक सेट बनाने के लिए बोला था, अभी आपको मैंने एक सेट बनाने के लिए बोला था, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। वो मैंने बोला, आपने तुरंत बना दिया रोस्टर फॉर्म में। उसी बात को देखना अब जरा सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा। वो बोलेगा एक सेट है, मेरे साथ साथ पढ़िएगा, एक सेट है ए जिसमें बैठा है अल्फा, अल्फा इज द लीडिंग एलिमेंट, सच दैट अल्फा इस प्रकार है कि अल्फा एक नेचुरल नंबर है। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। पहली प्रॉपर्टी अल्फा में क्या है कि वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये उसकी प्रॉपर्टी 1। और दूसरा, अल्फा में एक और खास बात क्या है कि वो 5 या 5 से छोटा है। ठीक है, समझ में आया? अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वापस पढ़ो इसको मेरे साथ साथ। अल्फा, जो भी इस सेट में जो भी लोग हैं वो अल्फा की वैल्यू है, और वो इस प्रकार है कि वो एक नेचुरल नंबर है, दूसरा वो 5 या 5 से छोटा है। अब जो भी, अब ये तो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको जब आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, यहां पर हमें एलिमेंट नहीं दिख रहे, लीडिंग एलिमेंट और प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलो। कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं जो 5 या 5 से छोटे होते हैं? तो सर दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म, देख लो आराम से। सर इसमें एलिमेंट नहीं दिखते, इसमें एलिमेंट दिखते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज और लीडिंग एलिमेंट दिखता है। ठीक है, हाँ इसको पढ़नी आनी चाहिए। चाहे यहां पर 2 प्रॉपर्टी लिखी हो, चाहे यहां पर 50 प्रॉपर्टी लिखी हो, जो भी नंबर आप यहां रखोगे सेट में आप इंक्लूड करोगे, वो इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए। जैसे चलिए एक और सेट लिखता हूं, ये कुछ बात लिखी हुई है, देखो ध्यान से। हाँ, अब ये कौन सा सेट है सर? एक है सेट एक्स, जिसमें आपको एलिमेंट मतलब वैल्यू लेनी है एक्स की। किस प्रकार से? अब एक्स कौन है, कैसा है, वो यहां बता रखा है। यहां पर ये 0 होना चाहिए। अच्छा एक और चीज बोलेगा, बिल्कुल सही ढंग से डिफाइन करेगा, तो वो बोलेगा एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक रियल नंबर है, 1 से बड़ा है, और जिस पर ये वाली वैल्यू क्या होती हो, 0 होती हो। तो पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया चुपचाप। ठीक है, मैंने बोला कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो एक आएगा x-1, एक आएगा x-2 बराबर 0। यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी 1 और 2। इसको सेटिस्फाई करने वाले दो लोग, ये बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है रियल नंबर होना चाहिए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा जी, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, जिसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इस तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला एक ही इंसान है, दैट इज 2। रियल नंबर भी है, 1 से बड़ा भी है, और इसको यहां रखने पर ये 0 भी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या मेरी बात समझ गए? इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एन ऑफ कैपिटल एक्स, मतलब सेट एक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? दैट इज 1। एक ही एलिमेंट है और वो है 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ हिलाओ गर्दन, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तक पहुंच जाएगी बात। सर ये तो रिकॉर्डेड है। अरे कोई बात नहीं, दिल से दिल का कनेक्शन है, काहे का रिकॉर्डेड है। चलिए जी फटाफट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, बिल्कुल सही सर। जिसको हम बोलते हैं फाई, फाई मतलब जो सेट एकदम खाली हो, जो सेट एकदम क्या हो, खाली हो। ठीक है, समझ में आया? इसको हम 2-3 नाम होते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, या फिर इसको डिनोट करते हैं फाई से, और मतलब खाली है। अब बच्चे जो है जब क्लास 11th में ये बात पढ़ाई जाती है तो एक महासंग्राम, बहुत बड़ा युद्ध होता है। मैंने क्या बताया कि ये जो सेट है ना, इसको बोलेंगे नल सेट, इसके अंदर कुछ नहीं है। एक बच्चा फिर मेरे से बहस करता है कि सर इसको क्या बोलेंगे फिर। बहस देखना बड़ी इंटरेस्टिंग है, और 11वीं वालों को ये बात समझाने में बिल्कुल एकदम प्राण निकल जाते हैं मास्टर के। बोले सर ये तो खाली है, ठीक है, फिर यहां आ जाओ सर, ये भी तो फाई है। मैंने पूछा कैसे, बता जरा। मैंने कहा यार इसमें तो 0 है।
बोले सर जीरो का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोले इसके अंदर क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले फंस गए ना, देखो। अबे भाई ऐसे नहीं सोचना है, ये पूरा खाली है, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि जीरो है। समझ में आए? यहाँ पर मुझे एक इंसान बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज जीरो। ठीक है, आप ज्यादा दिमाग लगा दे रहे हैं, तो ऐसी गलती या ऐसी सोच आप मत रखिएगा प्लीज। ठीक है, फाइ का मतलब एकदम खाली, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, और तेरे संग यारा, ये तो गाना है बेटा, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ओ, क्या? ओ, ठीक है सर। वो बोल रहा है कि यहां पर जो भी अल्फा रखोगे इस सेट में आप, वो अल्फा होगा। अल्फा इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली बात लिखी हुई कि अल्फा स्क्वायर प्लस वन जीरो के बराबर होना चाहिए, मतलब अल्फा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है प्लस माइनस आयोटा। आयोटा मतलब रूट अंडर माइनस वन, कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरे वाला बोल रहा है कि अल्फा रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनूं तो वो बोल रहा है ऐसे कौन से रियल नंबर है जिनके स्क्वायर्स प्लस वन करने पर आंसर जीरो आए। इसका अकेले का जवाब तो प्लस माइनस आयोटा है, इसका जवाब ऑल रियल नंबर्स है, दोनों का इंटरसेक्शन फाइ। सर आप बोलोगे ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो मैंने पूछा इसके अंदर क्या लिखा तूने? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब नल सेट, नल सेट मतलब फाइ, फाइ मतलब वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, खाली सेट। क्यों सर आपने फाइ क्यों बोल दिया, प्लस माइनस आयोटा क्यों नहीं लिया? आयोटा बेटा रियल नंबर नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो, मतलब उन एलिमेंट्स की आप गिनती कर सको। ठीक है, जिसमें 2 एलिमेंट हो, 50 एलिमेंट हो, 50 लाख एलिमेंट्स हो। 50 लाख आप बोल पा रहे हो मतलब वो आपने गिनती कर ली। हाँ, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जिसमें आप एलिमेंट्स की गिनती ही ना कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इनफाइनाइट सेट आपको लिख के दिखाता हूँ। सेट बी, एक्स की वैल्यू इस प्रकार है कि एक्स 5 या 5 से बड़ा है और एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर शुरू हो जा तू, सर इसको फाइनाइट बोलेंगे कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर वो दो लोग रखने हैं आपको, इस सेट के अंदर आपको वो दो लोग रखने हैं, इस सेट के अंदर आपको वो मतलब वो नंबर्स रखने हैं जो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। लिखना जब मैंने स्टार्ट किया तो 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते कहाँ तक लिखता जाऊंगा? इन्फिनिटी तक। बहुत है सर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट है। एक होता है सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे कि आप इसको यहां बोल सकते हैं, ये वाला जो सेट है ना, ये वाला सेट, इसको आप सिंगलटन सेट बोल सकते हो। ये सिंगलटन सेट है। कैसे? इसमें एक ही एलिमेंट है। समझ गए? तो ये नाम मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगली जो कहानी है, दो टाइप के सेट्स होते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स। सुनते जाना आराम आराम से, ये जो भी लिखा हुआ है उसको मैं समझा देता हूं। ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? बराबर। सिर्फ, मैंने ये नहीं बोला कि सेट बराबर हो, जिस सिर्फ ये वाली खास बात हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने एक सेट आपको दिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 और 4, और एक सेट दिया बी जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी एंड 3। ठीक है, मैंने पूछा इसमें कितने एलिमेंट्स? आप बोलोगे 3। कौन कौन से? 2 3 4। मैंने पूछा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? सर इसमें भी 3। कौन कौन से? ए बी और 3। क्या मैं इन सेट्स को क्या बोल सकता हूं? सर ये दोनों सेट्स कहलाते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। इसमें 3 तो इसमें भी 3। कौन से 3 उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। अब यहां आ जाओ, जब वो इक्वल सेट्स की बात करेगा तो इसका मतलब वो ऐसे लिखेगा, ए जो है वो बी के बराबर है। और जब ए और बी के बराबर है तो दो सेट बराबर तब होते हैं जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हो और सारे सेम हो। मतलब सेम हो मतलब कि अगर आप इस बार ये लिखना चाहते हो कि इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो इसमें भी अगर दोनों सेट बराबर हैं तो इसमें भी 3 ही एलिमेंट्स होंगे और वो तीनों एलिमेंट्स 1 2 3 ही होंगे। यहां पर सिर्फ संख्या बराबर होनी चाहिए, टोटल अमाउंट बराबर होना चाहिए। यहां पे टोटल अमाउंट भी बराबर होना चाहिए, साथ साथ में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सर आपने उल्टा करके क्यों लिख दिया? क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म है, कौन पहले कौन बाद में, इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों में 3 3 एलिमेंट्स और एलिमेंट भी सेम। इसमें 2 है तो इसमें भी 2, इसमें 1 है तो इसमें भी 1, इसमें 3 है तो इसमें भी 3। मेरे ख्याल से बात समझ गए। ठीक है जी।
उसके बाद में जो हम आते हैं दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सबसेट पे। ठीक है, किस पे आता हूं, दैट इज सबसेट पे। सबसेट हम किसको बोलते हैं, ध्यान सुनना। सबसेट जो है वो हम किसको बोलते हैं, वो ध्यान सुनना आप। हाँ, लिख के दिखाता हूं। मान लो एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। इसके सबसेट्स लिखने स्टार्ट करो। इसके सबसेट लिखने स्टार्ट करो से मतलब है कि आप वो सारे सेट लिखो जो कि 1 2 और 3 की मदद से बन सके। मतलब सर उसमें 1 को रखना है कि नहीं, 2 को रखना है कि नहीं, 3 को रखना है कि नहीं, इनमें से कोई भी और कितने भी उठाते जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 1 वाले, एक एक वाले सेट कितने हो जाएंगे, 1 फिर 2 फिर 3। ध्यान सुनना, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट्स है। सर आपने डेफिनेशन तो नहीं बताई, आप सीधा ही लिख के दिखा रहे हो। तो डेफिनेशन ये है कि जिस सेट को आप इसका सबसेट बोल रहे हो उसका एलिमेंट यहां बैठा हुआ होना चाहिए। तो 1 यहां बैठा है क्या, हाँ सर। 2 यहां बैठा है क्या, हाँ सर। 3 यहां बैठा है क्या, हाँ सर। सर ऐसे तो हम और भी लिख सकते हैं, मैंने पूछा कौन सा, 1 2। क्या ये दोनों यहां बैठे हैं क्या, हाँ सर। फिर और भी लिख सकते हैं सर 2 3, मैंने कहा बहुत सही। और भी लिख सकते हैं सर 1 3। क्या ये सारे के सारे यहां बैठे हैं क्या, हाँ। ये अकेला अकेला एक एक सेट है, ध्यान रखना, सब रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। फिर क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 2 3, हाँ सर, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स यहां बैठे हैं क्या, हाँ जी। फिर एक मजेदार जो आपको परेशान करेगा दैट इज 5। इसके लिए आप ऐसा याद कर लो, 5 जो है जब भी सबसेट की लिस्ट बनेगी 5 हमेशा उसमें बैठा होगा। वो बोले मैं आ गया, किसी का भी सबसेट लिखो 5 हमेशा वहां होगा। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब ये बता टोटल देखो कितने सबसेट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल वी हैव 8 सबसेट्स। कितने सबसेट दिखाई दिए, 8 सबसेट्स। अब यहां से डेफिनेशन खुद बना अपने दिमाग में कि सर ऐसे सेट जिनमें मतलब आप अगर एक ही सबसेट लिख रहे हो तो उसमें से एक एक, कभी कभी हम एक एलिमेंट, कभी कभी 2 एलिमेंट, कभी कभी 3 एलिमेंट, या कभी कभी कुछ भी नहीं उठाएंगे। जब उनमें से कोई भी नहीं आया तो यहां क्या बना 5, और 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। नाउ जो सिंबल यूज होता है वो ये यूज होता है। जैसे मैं आप अगर ऐसा लिखूं इलोंगेटेड सी, इसका मतलब है ये कैसे पढ़ा जाएगा, ये गणित में बात लिखी हुई है, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे B इज सबसेट ऑफ A। B जो है वो A का क्या है, सबसेट है। B इज ए सबसेट ऑफ A। B जो है वो A का सबसेट है। कई कई बार इसके नीचे आपको ये लाइन लिखी हुई दिखाई देगी। ठीक है, ऑल्दो इन दोनों का मतलब सेम ही है, आप मत घबराएं। ठीक है ना। अब यहां पर ये वाला सिंबल लगाने का मतलब, ऑल्दो ये कंफ्यूज ही करेगा आपको, बट फिर भी सुन लो। जैसे मैं बोलता हूं x लेस देन 5, x लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है कि x 5 से छोटा ही होना चाहिए। इसका मतलब होता है x 5 से छोटा और उसके बराबर भी हो सकता है। सिमिलर फैशन में सबसेट के भी साइन डिजाइन किए गए। इसका मतलब है b जो है वो सबसेट होगा a का, पर कभी a के बराबर नहीं होगा। इसमें जो है इसका मतलब है b जो है वो सबसेट होगा a का, पर a के बराबर भी हो सकता है। समझ गए, हाँ है ना। बट अब मेरी बात ध्यान सुनना, हाँ इतना बता दिया मैंने, दोनों डेफिनेशंस में दोनों साइन में अलग अलग मतलब। हाँ, अब साथ में जब मैंने ये डिफरेंस आपको बताया तो साथ में मैं ही आपको ये बात बता रहा हूं कि ये दोनों सेम ही है बेटा। IIT JEE जो है वो इन दोनों साइन को क्या मानती है, सेम ही मानती है। क्या मेरी बात समझ गए, हाँ। अब बहस मत करना, उससे कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि एंड स्टेटमेंट में फिर से यही बोलूंगा ये दोनों सेम है। सर आपने तो दोनों का अलग अलग मतलब बताया, दोनों सेम कैसे हो गए सर, ऐसे क्यों क्यों, हम क्या करें, IIT वाले कर रहे हैं ऐसा। उनसे जाके किसी दिन पूछेंगे क्या टेंशन ले रहे हो, अभी इतना टाइम ना है। ठीक है ना। आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस, कोई दिक्कत तो है नहीं। इलोंगेटेड सी इज द सिंबल यूज्ड। लो भैया, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी, जब आप ए के सबसेट लिख रहे थे तो खुद यहाँ पर ए खुद भी बैठा है, देखो है ना, उस लाइन में वो खुद भी आके बैठ गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये खुद खुद का सबसेट होता है, तो आंसर इज यस, होता है सर, क्योंकि ये देखो यहां लिखा हुआ है 1 2 3। बोलो घर पे ही उठा ले हाथ, काय टेंशन ले रहा है। सर आप तो एकदम रिकॉर्डेड में भी ऑनलाइन की फील दिलवा दे रहे हो, मतलब
लाइव की फील दिलवा दे रहे हो, बात ही कुछ ऐसी है। आ जाओ फटाफट। If A is a subset of B, then all the elements of set A lies in B. अगर आप ये बोल रहे हो कि A is a subset of B, मतलब लिखने का मतलब ये है कि A जो है वो B का सबसेट है, तो A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर प्रेजेंट हैं, ये मतलब होता है। ठीक है। Phi is a subset of every set. Phi जो है वो हम हर एक सेट का सबसेट होगा, और every set is subset of itself. जब आप सेट के सबसेट लिखते हो तो खुद का भी सबसेट होता है सेट, जैसा कि मैंने आपको पिछले में एग्जांपल बताया। ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, और इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे बेस सवाल आते हैं, ध्यान रखना। अगर कभी आपको पता चले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, चाहे आप ये इंग्लिश में लिखो या गणित में लिख दो बात, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में पी हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं, पी, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ उसके जो सबसेट्स होंगे वो होंगे 2 की पावर पी। जैसा कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, सेट ए में कितने एलिमेंट्स दिखाई दिए सर, 3, 1 2 3। तो टोटल सबसेट्स की वैल्यू जो ये आपके पास आई, दिस इज एज सेम एज 2 की पावर 3, दिस इज एज सेम एज 2 की पावर 3। ठीक है। नाउ एक वो पूछता है टोटल नंबर ऑफ या प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, तो 2 की पावर p में से 1 घटा दो। प्रॉपर सबसेट मतलब जब आप, जैसे इसमें मैं पूछूं कि इसमें कौन कौन से प्रॉपर सबसेट हैं, तो वो खुद की गिनती नहीं करनी है आपको। ठीक है। जब प्रॉपर सबसेट की बात करें तो खुद की गिनती नहीं करते, मतलब जब आप सबसेट लिखोगे तो वो खुद भी आके बैठेगा। अब मैं पूछूं कि प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, तो उसको खुद को मत गिनो। तो टोटल 7 ही प्रॉपर सबसेट है, 8 में से 1 हटा दिया। कौन सा 1 हटाया सर, वो खुद वाला। अब कुछ लोग जो है वो प्रॉपर सबसेट में इन दोनों को हटाते हैं, बट डेफिनेशन वाइज सिर्फ ये एक ही हटेगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आर 7 ओनली। क्या मेरी बात समझ गए, आया ना? मेरे ख्याल से ये सारी चीजें क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जेई मेंस 2019 का सवाल है, फटाफट निपटा देते हैं, थोड़ी सी इसमें दिमाग लगाइएगा फिर जवाब बताइएगा, देखिएगा ध्यान से। एक सेट है एस जिसमें 1 से लेके 100 तक एलिमेंट्स बैठे हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी का मतलब होता है जो सबसेट खाली ना हो। समझ में आया? जैसे मैं अगर मान लो इसी में ही ये वाली लैंग्वेज पूछूं, बस लैंग्वेज का ही खेल है, बात सारी सर हमें समझ में आती है। मैं पूछूं इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हैं, 7, आपने खुद को हटाया, ये खुद को हटा दो, प्रॉपर की बात हो रही है तो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 8, सारे गिनो। मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने हैं, ऐसे सबसेट्स कितने हैं जो खाली नहीं है, सर फिर से 7, क्योंकि एम्प्टी तो वो अकेला ही है बेचारा। समझ में आया? तो नॉन एम्प्टी का मतलब है जो खाली ना हो। ठीक है, आया ना? मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे हो, अब सुनते जाना आराम आराम से। ऑफ ए सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज ए इवन हो, मतलब आप इसका एक सबसेट बना रहे हो। जैसे एग्जांपल लिख के बताता हूं, जैसे मैं एग्जांपल लिख के बताता हूं, इसका आप एक सबसेट बना रहे हो ए में यहां से एलिमेंट्स कुछ उठ के आएंगे। अब उसमें खास बात क्या होनी चाहिए, उसमें खास बात क्या होनी चाहिए कि उसके एलिमेंट्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो जवाब आना चाहिए इवन नंबर, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इज इवन। जैसे एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, बेटा घबराना मत। जैसे 2 5 3, ये इसका सबसेट है और इनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन इवन आ रहा है। और एग्जांपल देख सर, 2 5 6 9 12 71, हाँ इन सब का मल्टीप्लीकेशन भी। ये सारे एग्जांपल्स यहां गिने जा रहे हैं। और सोचता जा, बस रुकना मत। सर जैसे कि मान लो ये चलेगा क्या, 3 5 11, नहीं जी, ये नहीं चलेगा, ये दोनों चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सबसेट तो है, परंतु इसके सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन इवन नहीं आ रहा। तो अगर मैं आपको एक सरल भाषा में एक छोटी सी चीज बताता हूं, सरल भाषा में बिना दिमाग पे लोड लिए ये चीज सोच के बताओ, अगर वो चाहता है कि सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन नंबर आए, तो यहां पर सारे इवन नंबर बैठे हुए होने चाहिए या एटलीस्ट 1 इवन नंबर, एटलीस्ट 1 इवन नंबर। सर कम से कम एक इवन हो जाएगा तो बाकी चाहे आप कुछ भी लो, यहां पे एक 2 ले लिया, बाकी चाहे आप कुछ भी लेते रहो। अब हाँ कुछ भी, चाहे सारे ऑड ले लो, बाकी चाहे सारे इवन ले लो, कुछ भी ले लो, एक इवन लेते ही सर काम खत्म। क्या मेरी बात समझ गए? तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि जो सेट आप बना रहे हो उसमें आपके पास
एटलीस्ट 1 इवन नंबर होना चाहिए। है ना, इसमें कम से कम एक इवन नंबर होना चाहिए। सर ऑड, ऑड की कोई गिनती नहीं है। कैसे? क्योंकि इसका एक एग्जांपल ये भी चलेगा। हाँ सर ये रहा, इसमें एक ही एलिमेंट है और इसका ही प्रोडक्ट, मतलब इसका किससे प्रोडक्ट करेंगे? किसी से नहीं करेंगे, या करोगे तो खुद से ही कर लो, या फिर आप इसको बोलो 1 से कर लो, या जिससे भी करना कर लो, बट ये इसमें काउंट हो चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो सेट एस है उसमें कितने ऑड है? सर 50। नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स आर 50, बिकॉज 1 से लेके 100 तक ऑड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 50। इवन कितने होते हैं? सर इवन होते हैं वो भी 50। अब ध्यान सुनना, ये पीएनसी का सवाल है और मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूंगा। ऐसे समझो कि आपके सामने इस पूरी सिचुएशन को ऐसे समझो। कैसे? ऐसे टोटल पॉसिबल सिलेक्शन का सवाल है ये, टोटल पॉसिबल सिलेक्शन का सवाल है। फील आ जाए तो वहीं बैठे बैठे एक बार टेबल थपथपा देना। क्या है? ध्यान सुनना, आपके सामने एक थैले में 50 ऑड नंबर रखे हुए हैं अलग अलग, एक थैले में 50 इवन नंबर रखे हुए हैं। आप उनके पास गए और आप उन थैलों में से, दोनों में से या इवन वाले में से तो कम से कम एक लेना ही है, एक नंबर लेके वापस आ गए। जो थैला आप बना रहे हैं, आपके साथ में जो हाथ में पॉलिथीन है वो सेट ए है, और सामने जो दो थैले रखे हुए हैं वो सेट एस के पार्ट है। आप कितने तरीके से इवन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं? ध्यान सुनना। तो सर ऑड में आप क्या करोगे? ऑड के लिए ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन मतलब कितने भी उठा लो, जिसको हम बोलते हैं कितने भी। कितने भी याद है क्या? और नहीं याद हो तो एक बार फॉर्मूला देख लेना ऑल पॉसिबल सिलेक्शन का। और इसमें सर हमें ऑल पॉसिबल नहीं, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है टोटल -1। ठीक है, अब मैं अपना फाइनल आंसर लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। आप गए थैली लेकर, एक थैले में इवन नंबर रखे हुए हैं, आपको कम से कम एक इवन नंबर उठाना है। तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, अगर आपके सामने 50 डिफरेंट चीजें रखी हुई हैं, टोटल पॉसिबल सिलेक्शन होता है 2 की पावर 50। बट सर इस 2 की पावर 50 में आपने वो केस भी काउंट कर लिया जब आपने एक भी चीज ना उठाई हो, एक भी इवन नंबर ना उठाया हो। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन वाला देखना, ऐसे लिखवाए थे यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे कॉलम बनाकर पीएनसी में। तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन में आपने इसमें वो भी काउंट कर लिया जब आपने एक भी इवन नंबर ना उठाया हो, तो इसमें से एक घटा दे। ठीक है, ये तो वही इवन नंबर की सिलेक्शन की बारी। अब थैला उठाकर तुरंत ऑड वाले थैले के सामने आ जा। इसमें से कितने उठाने हैं? सर ऑल पॉसिबल, चाहे कुछ भी मत उठाओ, चाहे कुछ भी उठा लो, और अब वापिस आ जा। तो ये तूने सारे तरीके काउंट कर लिए जब तूने कम से कम एक, एटलीस्ट एक इवन नंबर उठाया है और कितने भी ऑड नंबर उठाए हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? है ना? तो ये देख ले इनमें से किससे मैच करता है। सर 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50 -1, आंसर सी इज करेक्ट, दैट इज 3। ठीक है जी। नाउ एक फेमस सवाल है, ठीक है, और इसी के साथ ये हमारा लास्ट सवाल है, आप ऐसे बोल दीजिए। इसके बाद में हम क्लास को एंड करेंगे, फिर जो आगे की सेट थ्योरी का पार्ट बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज अब इसको ज्यादा एक्सटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल जो आपका टेस्ट है उसमें आपके हार्डली 2 या 3 सवाल होंगे जो आपसे नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, वो मेरी जिम्मेवारी है, रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं इस लेक्चर को ज़्यादा भी नहीं खींच सकता। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे पढ़ाता ही रहूँ। ठीक है, हाँ, जो उतनी ही टाइमिंग का लेक्चर आपको दिया जाएगा जो आप कल सुबह या कल पेपर से पहले देख पाए। ठीक है जी, है ना? फटाफट, ये एक फेमस क्वेश्चन है, इस पे फटाफट आ जाइए और इसका जवाब लिखने की कोशिश करते हैं, और ध्यान से देखिएगा प्लीज। सेट ए हैज m एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज n एलिमेंट्स। बहुत सही, सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं। पहले ही बोल चुका हूं ये फेमस सवाल है, मतलब इस बार फिर से आने की संभावना ज्यादा है। हाँ, ये पहले भी आ चुका है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के टोटल सबसेट्स बता दे। टोटल सबसेट्स वो हो जाएगा 2 की पावर m। इसके तो टोटल सबसेट्स बता दे। सर वो हो जाएगा 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज 112, 112 ज्यादा है किससे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। जैसा कि आपको बचपन में मैडम ने बताया था
कि बेटा जो थ्योरी हमारे सामने लिखी हुई होती है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनाती हैं। तो मुझे जो मैडम पढ़ाती थी उन्होंने ऐसे बताया था, बेटा जहां पर इज आ जाए ना, इज आ जाए वहां पर बराबर का निशान लगाते हैं, और ये बात आज तक याद है। तो भैया ध्यान सुनना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए दैट इज 2 की पावर m, फिर वहां पर आ गया इज तो बराबर का निशान, जो कि 112 ज्यादा हो, मोर मतलब एडिशन, 112 ज्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 2 की पावर, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी दैट इज 2 की पावर n। इस इक्वेशन से वो आपसे m और n की वैल्यू सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। इस इक्वेशन को जब मैं ध्यान से देखता हूं तो ये इक्वेशन नथिंग बट ये लिखी हुई है, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट ये इक्वेशन लिखी हुई है। और सर ये जो है इक्वेशन है ये गणित के बेसिक रूल्स को खराब करती है, मतलब जब आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू पूछी जाती है तो आपको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। सर यहां तो चीटिंग हो रही है हमारे साथ। मैंने पूछा क्या, बोले सर एक ही इक्वेशन से दो दो वेरिएबल के जवाब चाह रहा है, इसका मतलब कुछ जुगाड़बाजी है। जुगाड़बाजी में भी रॉन्ग टर्म, वो गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंड इक्वेशन। ये इक्वेशन एक ही मौके पर सत्य हो सकती है, बस वो मौका ढूंढना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे पूछता हूं, जो ये यहाँ पे गणित में लिखी हुई ना बात, उसको मैं हिंदी में बोल के बताता हूं, शायद आप समझ पाओ और मुझे जवाब बता दो। कौन सी टू की ऐसी कौन सी दो पावर्स होती हैं, टू की ऐसी कौन सी दो पावर्स होगी जिनका डिफरेंस 112 आता है, जिनका डिफरेंस 112 आता है। ऐसा सुनते ही चिंटू ने फटाफट टू की पावर्स लिखनी स्टार्ट की। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 32, हाँ मजे आ रहे हैं 64, 2 की पावर 7 128। आगे चलूं क्या, चाहो तो लिख ले। अब दो ऐसी पावर्स ढूंढ, टू की दो ऐसी पावर्स ढूंढ जिनका डिफरेंस 112 आ रहा हो। सर 128 में से कितना घटाएं कि 112 आ जाए। सर 16 ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें से अगर 8 घटाओगे तो 120 आएगा डिफरेंस। ध्यान सुनना, तो मेरे ख्याल से 128 में से 16 घटा दे तो, घटा के दिखाता हूं पूरा। अरे वाह, हाँ और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही नहीं है। सर आपको कैसे पता, ये दो ही है, सर ने चेक कर रखा है बेटा, घर से चेक करके आए। सर हमें कैसे पता चलेगा, चेक कर, कम से कम 10 तक तो लिख ही सकता है, फिर चेक कर दो दो का डिफरेंस कहां कहां पर 112 आ रहा है, कहीं नहीं आएगा, बस ये दो पॉसिबल है। इसका मतलब सर ये जो नंबर है ये होना चाहिए 2 की पावर 7, और ये जो नंबर है सर ये होना चाहिए 2 की पावर 4, ठीक है, हाँ है ना। तो सर यहां से तब जाके ये 112 आएगा, अदरवाइज कभी नहीं आएगा। तो अब कंपेयर करके बता दे सर, m की वैल्यू आ गई 7, n की वैल्यू आ गई बेटा 4, है ना। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन, एक ही मूवमेंट पर सत्य होने वाली इक्वेशन, और वो मूवमेंट वो है जब m 7 और n 4 होगा। भाई साहब पूछ रहे हैं m इंटू n कितना होगा, दैट इज आंसर इज 28। मैंने आपको फिर बोला, ठीक है, हाँ। जैसे मान लो वापस इसमें 112 की जगह 48 होता तो, 112 की जगह 48 होता तो, 120 होता तो, मतलब यहाँ पे सर बाकी सारी लैंग्वेज सेम है, यहाँ पे जहाँ पे 112 दे रखा है उसकी जगह 48 कर लो। कौन सी दो ऐसी पावर्स है जिनका डिफरेंस 48 आ रहा है, 64 में से 16 घटाओ सर, 8 5 में से 1 गया 4, 48 बिल्कुल सही। तो अगर 48 है तो आप कौन कौन सी दो पावर लोगे, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, तो 6 और 4 उस केस में आंसर आएगा, m की वैल्यू 6 n की वैल्यू 4। 120 के लिए सर 128 और 8 मतलब 7 एंड 3, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो ऐसे सवाल सिर्फ ये वैल्यू बदली जा सकती है, सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, दिखा दिया है, कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए ठीक है जी। चलिए, ऑल्दो अभी चीजें बच रही है, पावर सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो हम कर लेंगे, घबराइएगा नहीं। बट अभी के लिए, आज के लिए इतना बहुत है जी, ठीक है। कल वाले पेपर में फिर बोल रहा हूं, दैट इज ऑन मी। हाँ बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हो, और वो भी बेटा कोई मेरे हाथ में कारण नहीं थे, दैट इज नेचुरल रीजंस, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से। तो सेट थ्योरी के जो क्वेश्चन हो जिसमें वेन डायग्राम पूछे या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो वो छोड़ दीजिएगा। ऐसा कोई सवाल आता है, मुझे नहीं पता पेपर में क्या क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई सवाल आता है सबसेट वाला तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सेट का कोई सवाल आता है तो वो भी आप कर सकते हैं, हाइपरबोला और उससे पहले वाले सारे सवाल आप कर सकते हैं।
तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, टेस्ट दीजिए आराम से, और कल मुलाकात होगी हमारी फिर से, मतलब मंडे को मुलाकात होगी लाइव पाठशाला के लेक्चर में। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप ये सारे लोग यहां तक की बात देख कर आएंगे, बिकॉज मैं इसके आगे ही स्टार्ट करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।